अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद जी आयानू एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू माय शो। सिटी एट 10 की पूरी टीम और आपके होस्ट की तरफ से आपको हम खुश आमदीद कहते हैं एक दफा फिर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। उम्मीद करते हैं कि खुशी के साथ आपके दिन की आगाज होगा। खुशी क्या है? कुछ लोगों से पूछें कि सक्सेस क्या है, कामयाबी क्या है, वो आपको बताएंगे। कामयाबी जो है, मुझे अगर ये जॉब मिल जाए ना तो मैं कामयाब हूं। मैं अगर ये फलां बिजनेस शुरू कर लूं और इस बिजनेस में कामयाब हो जाऊं तो मैं समझता हूं कि मैं कामयाब हूं। किसी के लिए कामयाबी ये है कि वो अब्रॉड जाकर स्टडी करे। किसी के लिए कामयाबी ये है कि वो अपनी पसंद की शादी कर ले। किसी के लिए कामयाबी ये है कि वो अच्छे मार्क्स से, अच्छे ग्रेड से जो है ग्रेजुएशन कर ले। किसी के लिए कामयाबी ये है कि वो डॉक्टर बन जाए। और ओवर अगर जनरली देखा जाए, मैं समझता हूं कि कामयाब वो शख्स है जो अपने मुकद्दर के ऊपर, अपनी तकदीर के ऊपर खुश है। मेहनत करनी चाहिए, स्ट्रगल करनी चाहिए, आपके एम्स, आपके गोल्स, आपके टारगेट्स अचीव करने चाहिए। बल्कि मैं कहता हूं कि बगैर टारगेट के, बगैर गोल्स के जिंदगी नहीं होती है। लेकिन इसके साथ साथ आप कितने खुश हैं, यह आपकी बहुत बड़ी कामयाबी है। अगर आप खुश हैं, आप मुतमईन हैं, आप कंटेंटेड हैं, आप सेटिस्फाइड हैं, तो ये आपकी बहुत बड़ी कामयाबी है। क्योंकि आज के दौर में बहुत कम लोग मिलेंगे जो कि अपने मुकद्दर के ऊपर, अपनी तकदीर के ऊपर, अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों के ऊपर खुश होंगे। बज़ाहिर तो हम अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं, लेकिन हम वाकई में हकीकी तौर पर दिल से अल्हम्दुलिल्लाह नहीं कह रहे होते। अल्हम्दुलिल्लाह का मतलब होता है कि या अल्लाह, मैं तेरा शुक्र करता हूं उन तमाम नेमतों के ऊपर जो तूने मुझे दी हैं। कभी आपने अपनी दो आंखों का शुक्रिया अदा किया अल्लाह ताला से? गालिबन कभी नहीं किया होगा, जिंदगी में नहीं किया होगा। कभी सोच कर देखें कि अगर आप बगैर आंखों के हो, खुदा ना ख्वास्ता, गॉड फॉरबिड, मेरे मुंह में खाक, कोई शख्स बगैर आंखों के हो, उसके पास बिनाई ना हो, बसारत ना हो, वो इस दुनिया की रंगीनियां नहीं देख सकता। जो कितनी बड़ी नेमत है ये आपके पास। लेकिन हम इसको ओवरलुक इस वजह से कर जाते हैं क्योंकि ये हमारे पास शुरू से है। और जो चीजें हमारे पास शुरू से होती हैं, हम उनको अप्रिशिएट तब तक नहीं करते हैं जब तक वो हमारे पास से चली नहीं जाती। तो इन दी एंड यही मैटर करता है कि आप कितने खुश हैं। खुश रहिए और दूसरों को भी खुश रखिए। इसी बात के साथ दिन की शुरुआत करते हैं, अपने प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और आगे बढ़ाते हैं अपने प्रोग्राम को। सबसे पहले बात करेंगे वेदर के हवाले से, मौसम के हवाले से, टुडेज वेदर के इस सेगमेंट में। कम से कम दर्जा हरारत 8 डिग्री सेंटीग्रेड, ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 12 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा, 21 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। और सर्दी की शिद्दत जो है वो बढ़ती चली जा रही है। गुज़िश्ता रोज हमने देखा कि कम से कम दर्जा हरारत जो था वो 9 था, उससे पहले कम से कम दर्जा हरारत जो था वो 10 था। हर गुजरते दिन के साथ साथ जो है वो दर्जा हरारत में कमी वाक़ई होती चली जा रही है। और ये विंटर्स जो हैं, ये सर्दियां जो हैं, ये थोड़ी सी खतरनाक हैं। उसकी वजह यह है कि अभी तक बारिश नहीं हुई है और बारिश ना होने की वजह से ये ड्राई विंटर्स, ये खुश्क सर्दी जो है वो बहुत सारी बीमारियों को भी जन्म दे रही है। जिस तरह एक आपको नज़ला, खांसी, जुकाम, गला खराब, चेस्ट इन्फेक्शन, इस नौयत की बहुत सारी बीमारियां जिससे बचने के लिए आपको खुद को कवर करना होगा। कवर करना है, मास्क का इस्तेमाल करना है। खासतौर पर अगर मोटरसाइकिल के ऊपर अगर आप सवारी कर रहे हैं तो फिर अपने आप को कवर रखिए। अपने बच्चों को, आपके बच्चे अगर आपके साथ मौजूद हैं, उनको कवर अप रखिए, उनके छाती को, उनके सर को, क्योंकि ये दो बॉडी पार्ट्स हैं जहां से सबसे पहले सर्दी जो है वो आपकी बॉडी के अंदर एंटर होती है और इस सर्दी के नतीजे में पैदा होने वाली बीमारियों का आप शिकार हो सकते हैं। तो बहुत जरूरी है कि आप अपने बच्चों को भी कवर अप रखें। और इस खुश्क सर्दी से बचने के लिए डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं गर्म मशरूबात का इस्तेमाल कीजिए। गर्म मशरूबात में चाय, कहवा, कॉफी, ग्रीन टी, ये तमाम वो चीजें आती हैं। इसका इस्तेमाल करके आप ना सिर्फ सर्दी के नतीजे में पैदा होने वाली बीमारियों से बच सकते हैं, बल्कि इसके साथ साथ आपकी इम्यूनिटी भी स्ट्रांग होती है और इसके साथ साथ आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो भी बेहतर रहता है। तो खुश्क सर्दी है और अफसोस के साथ कहना पड़ेगा, एक बुरी खबर यह है कि मौसम इसी तरह खुश्क रहेगा। आज भी इसका कोई इम्कान नजर नहीं आ रहा है। प्रोग्राम को बढ़ाते हैं आगे और चलते हैं अपने मेहमान की तरफ। आज हमारे स्टूडियो में हमारे कौन से मेहमान मौजूद होंगे उनका तारुफ आपको करवाता हूं, उसके बाद टॉपिक की तरफ भी आएंगे। सर्दी की थोड़ी सी बात की है तो सर्दी का ही टॉपिक रखेंगे, कोशिश करेंगे इसके हवाले से ही गुफ्तगू करें। तो हमारे साथ मौजूद हैं हमारी रिपोर्टर मरियम रजा। अस्सलाम वालेकुम मरियम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? अच्छा मरियम, मैंने अभी इंट्रो में बताया कि सर्दी की शिद्दत बढ़ती चली जा रही है। कुछ खास प्रोडक्ट्स हैं जो कि सर्दी के साथ मुंसलिक होती हैं, जिसमें ड्राई फ्रूट्स हैं, उनकी फरोख्त जो है वो ज्यादातर सर्दियों में ही होती है, पूरे 12 महीने नहीं होती है।
इसी तरीके से गर्म कपड़े हैं, उनकी फरोख्त भी सर्दियों में ही होती है। और खासतौर बात करें अगर सेकंड हैंड कपड़ों के हवाले से, जो लंडा जिसे कहा जाता है, तो लंडा भी फरोख्त होता है और बड़े पैमाने पर इसकी ट्रेड होती है। प्रॉब्लम यह है कि अब महंगाई इतनी हो चुकी है कि अब लंडे की तरफ भी अगर आवाम रुख करती है तो वहां पे भी खरीदारी करने की आवाम की पसली नहीं रही है। अगर हम बात करें ओवरऑल जनरली फैसलाबाद के हवाले से, तो मेन मेरे ख्याल में टाटा बाजार के करीब वो लंडा बाजार लगाया जाता है। उनसे जाके पूछे कि आपने ये शर्ट जो है वो पिछले साल जो है आपने 500 रुपए की थी, अब 1200 की कर दी है। वो कहते हैं जी यहाँ के किराए बढ़ गए, तो हमने किराए के साथ जो अपना मेंटेन करना होता है, तो महंगाई देखें जी किधर चली गई है। तो मेरे ख्याल में अब ये लंडा बाजार भी जो है वो भी महंगाई की लपेट में आना शुरू हो चुके हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत शुक्रिया शराज साहब। इसके अंदर सबसे पहले तो आपने ड्राई फ्रूट्स की बात की है। ये एक ऐसी चीज है जो हमारे समझा जाता था खास तौर पर सर्दियों में, कि जैसे ही सर्दी शुरू होगी आपके अब्बा आपके भाई जाएंगे और मूंगफली जो है वो लेके आएंगे और उसके बाद सब बिस्तर में बैठ के टीवी लगा के आराम से बैठ के मूंगफली खाएंगे। अब ये सूरत हाल है कि मूंगफली भी नहीं आप खरीद सकते। वो एक आप कह लें कि सबसे ज्यादा आम खाने वाली एक चीज है कि यार आपने सिर्फ मूंगफली खा लें, आप तो ड्राई फ्रूट सबसे सस्ती वही समझी जाती थी कि चलें ये आसान तरीके से मिल भी सकती है और ये इतनी मुश्किल भी नहीं है। लेकिन अब ये सूरत हाल है कि उसकी कीमत भी 850 तक चली गई है, जो अच्छी वाली है। जो आपने अगर अच्छी खानी है ना, वैसे अगर आप लेंगे 450 की आपको मिलेगी, लेकिन अगर आपने बेहतर खानी है तो वो आपको 850 800 से कम की नहीं मिल रही कहीं पे भी। अब इस सूरत हाल के अंदर अगर किसी ने सफेद पोश बंदे ने या किसी मजदूर तबके की फैमिली ने अगर उसको खाना है ना, तो उसको सोचना पड़ेगा कि अगर मैं ले भी गया तो मैं कितनी की लेके जाऊंगा, क्योंकि किलो तो आपको पता है इतनी सी होती है, वो पता भी नहीं चलता, जब सारे मिल बैठ के खाते हैं तो वो खत्म हो जाती है। फिर दूसरी तरफ अगर हम देखें तो अब इस तरफ हमारी हुकूमत को भी थोड़ा गौर करने की जरूरत है। और इसके अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारी जिले इंतजामिया चेक एंड बैलेंस नहीं रखती कीमतों के ऊपर, ये भी एक बड़ी वजह है कि अगर आपकी आवाम जा रही है सर्दियों की सौगात, स्पेशली फॉर एग्जांपल इसकी एग्जांपल अगर देते हैं रमजान मुबारक में तमाम दूसरे ममालिक के अंदर कीमतों के अंदर कमी आती है, वहाँ पर प्रॉपर तौर पर पैकेजेस रखे जाते हैं मुस्लिम कम्युनिटी के लिए कि आपने रोज़े रखने और आपको ये बेनिफिट्स मिलेंगे। अब हमारे यहाँ थोड़ा सा ये हमारी इंतजामिया को सोचने की ज़रूरत है कि चलो सर्दी आई है, हम कोई छोटा पैकेज रखें आवाम के लिए, तो चले जाके वो ड्राई फ्रूट खरीद सकें, बादाम और दीगर जो हमारे खजूरों जैसे लवाजमात हैं उनको तो हम पूरा कर ही नहीं सकते। वो तो आप कह लें कि 1200 1500 से उनकी कीमत शुरू हो रही होती है किलो में। अगर हम अब बात कर लें चलगोजे की तो वो तो 12,000 तक, अगर मैं गलत नहीं शायद अभी भी 1,000 तक और मजीद बढ़ गया हो कि 13,000 तक चला गया। तो वो इतनी सी चीज है लेकिन उसकी कीमत जो है वो इतनी ज्यादा है कि आम आवाम उसको क्या खाएगी। दूसरी आपने बात की कि लंडा लगाया जा रहा है, लेकिन शहर के मुख्तलिफ इलाकों में भी मिल्लत चौक में हम चले जाते हैं तो यहाँ पर लंडा लगा हुआ है और फुटपाथ के ऊपर भी उन्होंने फुटपाथ के ऊपर बिल्कुल। अब मैं यही आपको बताने लगी हूँ कि जो कह दिया जाता है कि हमारा किराया बहुत ज्यादा है, मैं आपको भी छोटी सी कहानी सुना देती हूँ कि पहले एक खाली जगह देखी जाती है, वहाँ पे चारपाई बिछा देते हैं, फिर 3-4 दिन गुजरते हैं, वहाँ पे हम 5-6 कपड़े रख देते हैं, 5-6 कपड़ों के बाद और 5-6 दिन गुजरते हैं तो उसके बाद हम एक और चारपाई रख देती है, उसके बाद फिर कुछ दिन गुजरते हैं तो वहां पे लकड़ियां लग जाती हैं जिसके ऊपर आपने चीजें लटकानी है, फिर कुछ दिन गुजरते हैं वहां लाइट लग जाती है और इस तरह से किराया कोई नहीं आपका लेने आता, लेकिन आपका कारोबार जो है वो चमकने लग जाता है। तो ये ऐसी चीज है कि हमारी आवाम को भी फिर गाइड किया जाता है। बारी बारी आपने सारी चीजें गिनाई हैं कि बारी बारी चीजें बढ़ती हैं, बिल्कुल ऐसे। तो ये बारी बारी जो चीजें बढ़ रही होती हैं ये इसका मतलब है कि हमारी इंतजामिया कितनी कमजोर है। इंतजामिया कितनी कमजोर है। हमारा म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन किधर है? हाँ। क्या सिर्फ उनका जोर घंटाघर बाजार में ही चलता है और वो भी सिर्फ तब तक जब तक उनको पे ना कर दिया जाए। ये जो हम शहराओं पे खड़े थे, मिल्लत चौक एक मेन रोड है, आगे शेखुपुरा रोड से मिलती है, उसके ऊपर ये सूरत हाल है कि लोगों ने जगह जगह रखना शुरू कर दिया। फिर आप देखें कि फुटपाथ के ऊपर पहले थोड़े से जूते होते हैं, फिर ज्यादा होते हैं, फिर पूरा फुटपाथ भर जाता है और वहां पे फिर बकायदा एक रश लगता है लोगों का उसको खरीदने के लिए। और फिर भी उनकी कीमतें भी आप कह लें कि जो जूते की दुकान है वहां से मामूली कमी उसके अंदर आती है और लोग आके उसको बेचारे उसको भी नहीं आप खरीद सकते। अब आप देखें कि जो हमें बाहर इस वक्त वो लोग नजर आते हैं कि इस वक्त सिर्फ मजदूरी कर रहे हैं, शदीद सर्दी बड़ी हुई है, लेकिन उन्होंने जूतियां पहनी हुई है पाँव में, क्योंकि उनके पास इतना नहीं है कि वो जाके वो लंडे का भी जूता खरीदें, क्योंकि हम लोग
ना हम लोगों ने कमी करनी है उसके अंदर, और ना चेक इन बैलेंस करना है कि अगर वाकई जो चीज़ लोगों को मिल रही है उसके अंदर कुछ है। अच्छा, इसके अंदर एक और चीज़ है, बार्गेनिंग का पहले बहुत रुझान होता था, हम लोग हर जगह जाके बार्गेनिंग कर लेते थे, रेडीवान से भी होती थी, दुकानदार से भी होती थी। अब आप यकीन करें कि लंडे पे भी जाके बार्गेनिंग नहीं करते होंगे लोग, क्योंकि उनको पता है उन्होंने कमी नहीं करनी, वो भी कहते हैं चले ठीक है नहीं लेना आपने छोड़ दें। ये सूरत हाल है। आप ये नहीं देख रहे कि जो बंदा लंडे तक चल के आ गया इसका मतलब है कि उसको वाकई इतनी जरूरत है। ये चीज है। और इस वो क्यों पहुंचा है? क्योंकि हमारी आम मार्केट्स में अगर आपने एक जर्सी भी खरीदनी है तो वो आपको 3-4 हजार से, जो बेहतर जर्सी है वो आपको 3-4 हजार से कम नहीं मिल रही, और वो भी वो है कि आपका बस एक सीजन चलेगा, उसके बाद दोबारा से आपको। तो इस जब आपने हमारे घर में या लोगों के घरों में जब भी आप कह लें कि तैयार किया जाता है स्ट्रक्चर सा कि चले हाँ इस सीजन में हम ये कर लेंगे, तो उसके अंदर ये जर्सियां खरीदने वाला सीजन और दीगर चीजें नहीं सोची जाती। लोग कहते हैं कोई बात नहीं लंडे से जाके ले लेंगे, तो वो लंडे से हम खुद अपनी आवाम को, हमारी हुकूमत खुद यहाँ तक लेके आई है कि आप लोगों के इस्तेमाल शुदा कपड़े पहने। तो ये तो मैंने हमारे लिए लम्हा फिक्र। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैंने वहां पर गाड़ियों वाले भी आते देखे। ऐसे ही है, गाड़ियों पे आते हैं लोग, वहां पे गाड़ी पार्क करते हैं और जाके वहां से खरीदारी करते हैं। और गाड़ी दूर पार्क इसलिए करते हैं ताकि इनको महसूस ना हो कि यार हम जरा अमीर लोग आए, इनसे हम पैसे ज्यादा झाड़ें। बिल्कुल तो मैं कहता हूँ ये अब ये हालात आ गए कि सफेद पोश लोग भी जो है वो लंडे का रुख करने पर उसकी खरीदारी जो है वो कर रहे हैं। और दूसरा ये कि उसके महंगे होने की वजह भी शायद यही है कि हमारी आवाम ने उस तरफ बहुत ज्यादा जाना शुरू कर दिया। हाँ, ये भी है। वो भी कहते हैं कि चलो ठीक है अब आ रहे हैं तो अब जितनी हम कहेंगे कीमत उतनी ही लगेगी। इसमें हमें खुद सोचने की जरूरत है, हमारी जिला इंतजामिया को सोचने की जरूरत है कि हमारी आवाम, क्योंकि शराज साहब ये बेसिक नीड्स हैं, जिले इंतजामिया पे कोई बहुत हुकूमत नहीं उनके सर पे पड़ी हुई। अगर वो सोचेंगे कि हमारी आवाम को इस वक्त किन मुश्किलात का शिकार हैं, उनको क्या क्या चीजें चाहिए, तो वो ऑब्वियसली इस तरफ आएंगे। लेकिन हम नहीं आते हैं, हम कहते हैं कि जिधर पिसरा है, कपड़ा और मकान बेसिक्स है ना। बिल्कुल और ऐसे मकान की बात करें तो गवर्नमेंट जो है वो पूरी 1 करोड़ आबादी के अंदर से 36 लोगों को लोन्स दे रही है कि अपना घर बना लें। और इसके साथ चले अब बात कर लेते रोटी की। रोटी का कितनी देर कॉन्फ्लिक्ट बना रहा है कि जी 100 ग्राम की रोटी होनी चाहिए, इतने ग्राम की होनी चाहिए, 10 ग्राम की होनी चाहिए, 20 ग्राम। अच्छा, इसके अंदर वो समझ नहीं आती। मजे की बात ये थी कि इन्होंने कह दिया था कि जी 15 रुपए की 13 रुपए की रोटी जो है वो कर दी जाएगी, और उसके बाद आप यकीन करें कि फैसलाबाद के जितने भी तंदूर थे वहां पर पेड़े का साइज, जो आटे का साइज था, वो अगर इतना था तो वो इतना कर दिया गया। छोटा कर दिया। आप ये हमारी सूरत हाल है कि हमारी जो मुनाफाखोर है, हाँ, और उसके साथ में वजन भी कम कर दिया। कैसे काम चलाओ? व्हाट हैपेंड विद द अदर प्रोडक्ट्स एज वेल। मैं इंटरनेशनल मार्केट की बात कर रहा हूँ, मैं रोटी की बात नहीं कर रहा। इंटरनेशनल मार्केट में जो मल्टीनेशनल ब्रांड्स हैं बहुत बड़े बड़े, वो भी ये कुछ सूखा दूध और इस तरह की चीजें बनाते हैं, कुछ मक्खन बनाते हैं, कुछ बटर बनाते हैं, कुछ पीनट बटर बनाते हैं। इस तरह की कंपनीज हैं जो चीजें बनाती हैं, उन्होंने अपनी प्राइस बढ़ाई ग्रेजुअली और ऊपर ग्राम जो है कम कर दिए। तो मैंने वो खरीदा तो मैंने कहा यार ये इट लुक्स वेरी लाइट। तो मैंने जो देखा प्राइस देखी तो उसकी प्राइस वही थी, बल्कि प्राइस बढ़ गई थी, 50 रुपए महंगा हो गया था। और उसके नीचे जो वेट लिखा होता ना वो पहले 950 ग्राम होता था, वो 750 ग्राम कर दिया, यानी कि वो ग्राम्स कम कर दिए। आप अपनी आवाम को अगर सस्ता थोड़ा देने की भी कोशिश कर रहे हैं तो आपने उसमें से भी निकाल लेना है, उसमें से भी अपना फायदा रखना है। अच्छा, हमारी खवातीन को ना बड़ा तमगा भी लेना कि देखिए जी हमने सस्ता कर दिया। और हमारी खवातीन को बड़ा शौक होता है, आपकी घर में भी होगा कि जैसे ही सेल लगी है ना फौरन से जाके कपड़े खरीदने, खवातीन एक दूसरे को मैसेज करके बता रही होती हैं कि सेल लग गई है जल्दी चले जाओ। तो उसके अंदर भी मैं भी खातून ही हूँ, तो मुझे बड़ा शौक था कि भी सेल लगी है। लेकिन फिर किसी के पास मुझे बैठने का मौका मिला तो वहां से मुझे पता चला कि वो आपको सस्ता नहीं मिल रहा, वो अपनी कीमत सही रख के दे रहा। आप बेवकूफ हैं जो जाके कहते हैं कि सस्ता आपको मिल रहा है। 3-4 हजार का जो सूट है वो आपको 8 हजार का करके तो फिर 4 हजार उस पर डिस्काउंट करके फिर आपको 4 हजार का भेज दिया। खुद वो अपना पूरा पैसा कमा रहे होते हैं, लेकिन हम खवातीन जो हैं वो कहते हैं हमें बस वो क्रॉस अच्छा लगता है ना, क्रॉस अच्छा लगता है, बिल्कुल क्रॉस लिखा होता है 4 हजार का था, वो कम करके हमने 1500 का कर दिया। और फिर हम कहते हैं जल्दी खरीद लो यार 4 हजार का था, जल्दी खरीद लो वरना पता नहीं क्या हो जाएगा। सिर्फ आवाम की आंखों में जो है वो धूल झोंका जा रहा है। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहेगी। वेलकम बैक जी। सिटी एट 10 में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ मरियम रजा मौजूद है। गुफ्तगू कर रहे हैं हम सर्दियों के हवाले से, और सर्दियों के आते ही सर्दियों से रिलेटेड प्रोडक्ट्स जो हैं वो महंगी हो जाती हैं। मेरे ख्याल में इस वजह से महंगी होती हैं मरियम के, लोगों को पता होता है ये 2 महीने ही हैं कमाने के, और इसमें कई वो फसली बटेरे होते हैं जो आते ही सर्दियों में तो सर्दियों में कमाने आते हैं, उन्होंने पूरे साल का कमाना होता है, वो कहते हैं मैक्सिमम प्रॉफिट निकालो।
बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, इसके अंदर आपने कहा कि जो फसली बटेरे होते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। वो होते हैं जिनके अंदर खास तौर पर ये लंडे वाले, जिन्होंने लंडा लगाया होता है, वो ज्यादातर होते हैं, क्योंकि वो आपको पूरा सीजन नजर नहीं आएंगे। सिर्फ ये 2 महीने दिसंबर और जनवरी के अंदर वो आपको नजर आएंगे कि वो अपना ठेला लगा के बैठ गए कहीं पे भी। और इसके अंदर सबसे आप कह लें कि जो गलत बात है वो ये है कि कारपोरेशन आती है, आके उनका ठेला उठा के लेके जाती है, वो पैसे देता है और उसके बाद ठेला दोबारा वहीं लग जाता है। ऑपरेशन का मकसद ही ये है कि वहां पर दोबारा ठेला नजर ना आए। आप देखें कि शहर की बहुत सी ऐसी जगह हैं जहां पर ठेलों का कोई तस्वुर होना नहीं चाहिए, लेकिन वहां पे सबसे ज्यादा है तजावुजात, वहां पर सबसे ज्यादा। हम समुद्री रोड पे चले जाएं, समुद्री रोड का जैसे ही हम पुल उतरते हैं, साथ ही उसकी जो पूरी लेफ्ट साइड है वहां पर रेड़ी बान ही रेड़ी बान है, और जहां तक वो सड़क जाएगी आपको वही नजर आएंगे। यानी कि वहां पे हैवी ट्रैफिक भी गुजर रही है, तो सड़क का आधा हिस्सा उनके पास है, उनको कोई हटाने वाला नहीं। वहां पे नॉइज पोल्यूशन हो रही है, उनको कोई हटाने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। जैसे ही वो देखते हैं कि कारपोरेशन की गाड़ी आ रही है, साथ ही वो दौड़ लगाना शुरू कर देते हैं, एंड तक जाते हैं, और जैसे ही कारपोरेशन की गाड़ी मुड़ के वापस जाती है, वापस आ जाते हैं। क्या हम आम शहरियों को नहीं पता कि वो दौड़ के वापस जाते हैं? सबको पता होता है, ये कारपोरेशन को भी पता होता है, लेकिन वो फिर चक्कर लगा के वहां से चली जाती है। हम ये खुद करते हैं। इसी तरह से कारपोरेशन के जितने भी एक्शंस हैं या ऑपरेशंस हैं, वो भी सिर्फ आप कह लें कि फर्जी होते हैं और वक्ती होते हैं, और 8 बाजारों की हद तक होते हैं। 8 बाजारों की हद तक होते हैं, और सिर्फ उनके लिए होते हैं जो बेचारे छोटा सा कोई लगा के बैठे होते हैं कि चलो हमारा कारोबार जो है वो चल जाए। अच्छा, इसके अंदर क्योंकि मौसम जब चेंज होता है तो एक तरफ हम देख रहे होते हैं लंडा लेके जो लोग बड़ी दुकान प्रॉपर अपनी बना लेते हैं। वही वाली बात है कि पहले टेबल लगता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी। अब आप जाएं इधर राजबा रोड पे, वहां पे बकायदा उन्होंने शीट्स के साथ कवर करके एक दुकानें बना ली हैं, उनको एक दुकान की शेप्स दे दी हैं कि आपने 1 बाय 1 एक एक दुकान पे आप जाते जाएं और आपको फ्री ब्रांडेड चीजें मिलती रहेंगी। कैंप्स टाइप जो है वो दुकान एक आप कह लें काइंड ऑफ बन जाती है। अच्छा, कल को जब वो लीगल हो जाएगी, हाँ, मतलब लीगल कहने का मकसद जब वो पक्की हो जाएगी, हाँ, पक्के तजावुजात बन जाएंगे, फिर वो सीमेंटेड बन जाएगी। अगला मरहला ये होगा, सीमेंट लग जाएगा, बन्नी बन जाएगी। जब बन्नी बन जाएगी फिर उसके पीछे दीवार भी बन जाएगी, बिल्कुल वो दुकानें बन जाएंगी। 20 साल बाद कॉर्पोरेशन आएगी, जी इनको हटा दो, फिर वो कहेंगे हम तो 30 साल से बैठे हुए हैं, फिर वो प्रोटेस्ट करेंगे। अच्छा, इसके अंदर एक मजे की बात यह है कि ये जो राजबा रोड पे इस वक्त बैठे हुए हैं, आज से साल पहले इनको यहाँ से बिल्कुल हटा दिया गया था कि इनको बिल्कुल खत्म कर दें, ताकि, और आप यकीन करें कि जब उसको खत्म किया गया तो जो सड़क की शक्ल थी वो नजर आने लग गई थी, खुली हो गई थी, पता चल रहा था कि यार हाँ ये ट्रैफिक ब्लॉक नहीं हो रही है वो। और अब एक एरिया तो वो है जो कवर अप करके रखा है, दूसरा एरिया वो है जहाँ पर खरीदार खड़ा है, जहाँ पे, और फिर तीसरा एरिया वो है जहाँ पे खरीदार ने अपनी बाइक और मोटरसाइकिल खड़ी की हुई है। तो आप यकीन करें कि फिर सड़क पे क्या जगह रह जाएगी। और वो सारा एरिया लिंक करता है शहर के साथ, वहां पे हैवी ट्रैफिक होती है जहां से लोगों ने गुजरना होता है, और सामने स्कूल भी हैं ऑपोजिट साइड पे, वहां पे वो भी रश पड़ता है, तो वो कोई उनको पूछने वाला नहीं। अच्छा, इसमें मजे की बात यह है कि अगर हम चले जाएं घंटा घर बाजार, तो उसके इर्द गिर्द ना चलती फिरती दुकानें हम देखते हैं। पठान, उन्होंने अपने कंधों पे उठाई होती हैं जैकेट्स, और मैं कहूंगी कि वो बड़ा एक खूबसूरत तरीका है, और उसमें हमारा, अगर आप वहां जाएं तो बड़े अच्छा लग रहा होता है उनका, लोग उनके साथ जो है वो भावताव करके उनको वहां पे सस्ती जैकेट भी मिलती है, और वो जगह को जो है आप कह लें कि घेर नहीं लेते, वो अपनी जगह बदलते रहते हैं, यानी कि आपको उनकी वजह से रश महसूस नहीं होगा। इस तरह का कायम शायद बहुत बेहतर है इन चीजों से कि आप कहीं सड़क पर बैठ जाना, कब्जा करके बैठ जाएं और फिर आप कहें कि नहीं, अब वही आप वाली बात है 30 साल बाद कि मैं तो नहीं अब यहाँ से ही लूंगा। या फिर कोई ऐसा होना चाहिए कि इनके लिए कोई जगह मुख्तस होनी चाहिए, टाटा बाजार है वो मुख्तस है इनके लिए, बिल्कुल ऐसे वहीं पर है, और सारे के सारे वहीं चले जाएं, जिसने भी लंदन से शॉपिंग करनी हो वो वहीं जाए, और वहां से जाके खरीदारी करे, उसको बड़ा पता लगे शहर के अंदर एक ही जगह पे लड़ना है। बिल्कुल, अब आप हर जगह मैकडॉनल्ड के सामने आप देख रहे हैं कि यहाँ पर बिल्कुल वही बात है कि हर जगह आपको नजर आएगा ये कि। और अच्छा, इसमें एक और मजे की बात है कि बेचारा, मैं ये नहीं कहती कि लंडा बुरा है या अच्छा है, क्योंकि ये अब जिस तरह से हमारी महंगाई की सूरत हाल है, लोगों की माशी हालत है, उनकी ये जरूरत है, और उनको रोक नहीं सकता। तादाद भी इस चीज की दलील है कि ये उनकी जरूरत है, लेकिन हम लोगों ने ना इसको मजाक भी बना दिया हुआ है। कोई आम दुकान, कोई बंदा सही भी दुकान लगा के बैठा होता है ना, तो उसका मजाक बेचारे का बन जाता है कि तुमने लंडा लगाया हुआ है।
ये बड़ी एक अजीब सी चीज है। और वो बंदा जो वाकई ही लंडे से खरीदारी करता है उसकी दिल आजारी भी इसके अंदर होती है, और दिल दुखाना जाए वो किसी भी सूरत का औशरा साहब वो होना नहीं चाहिए। आप सोचें कि अगला बंदा यहाँ तक कैसे आ गया। वो इसलिए नहीं आया कि उसको कोई शौक था, वो इसलिए आया क्योंकि उसकी जेब में अब कुछ नहीं रहा। वो जेब जो उसने खरीदनी है, जो जेब में जितना है वो वहां पे जाएगा तो बेचारा खरीद सकेगा, अदरवाइज बहुत मुश्किल है उसके लिए कि वो इस दौर के अंदर अपनी इनकम के अंदर रहकर कुछ कर सके। हम छोटे छोटे बच्चों को देख रहे हैं, वो बेचारे कुछ नहीं कर पा रहे, वो भी मांग के उन्होंने जो पहना होता है। ये बड़ी हमारे लिए, आप यकीन करें कि मैं कभी देखती हूँ ना तो मैं कांप सी जाती हूँ कि यार ये मुझे बहुत ठंड लगती है, मुझे पता नहीं क्यों इतनी ठंड लगती है। तो मैं जब किस तरह का कोई बंदा देखती हूँ जिसने पता चल रहा होता है, कोई मजदूर देख लेती हूँ या मजदूर देख लेती हूँ, मुझे महसूस होता है कि यार उसको ठंड लग रही है लेकिन उसके पास इतना नहीं है कि वो अपने लिए कुछ कर सके। तो इसमें हमारी अपनी जिम्मेदारी भी बनती है कि अगर हम इस मौसम के अंदर या बदलते मौसम के अंदर, सर्दियों में गर्मियों में, हम अपने करीब के लोगों को देखें कि अगर उनको वाकईतन आपकी जरूरत है तो आप उनकी मदद करें, उनको लंडे तक ना जाने दें। ये वाकई है बात कि आप उनको लंडे तक ना जाने दें, आप उनकी मदद करें ताकि उनके दिल से आपके लिए भी दुआ निकले और उनकी भी दिल आजारी ना हो जो आप लोगों की वजह से होती है। वैसे ये बहुत जरूरी है वो इन लोगों के लिए लोग अफोर्ड भी नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, अफोर्ड नहीं हो अब सकता। एक वहां पे लंडे पे जाके मेरे ख्याल में आप पता करो जैकेट तक भी जो है वो 2025। अच्छा, इसमें एक मजे की बात है, अब लंडे की भी ना कैटेगरीज हैं, अच्छा वाला लंडा और नॉर्मल लंडा और बहुत बुरा लंडा। अच्छा, एबीसी एक बनी हुई है ये कैटेगरीज भी। और जो अच्छा वाला लंडा है वो आपको 1500 तक मिलेगा आराम से, जो उससे नीचे आ जाता है वो आपको 700-800 के दरमियान मिलेगा, जो उससे नीचे आता है वो आपको 200-300 मिलेगा, लेकिन उसका फायदा आपको नहीं होता। जो 200-300 वाला है वो खरीद तो लेगा बेचारा बंदा, लेकिन उसका शायद 1 माह चलेगा, 1 आधा माह, 15 दिन चलेगा, वो जाया हो जाएगा। तो ये चीजें हमारी कैटेगरी हम लोगों ने वो भी बना ली है क्योंकि पता है उसकी वजह यही है कि वहां हमने जाना ही वहां है। अब आप जाके देखें, घंटाघर बाजार चलते हैं, वहां पे हमें रश नजर ही नहीं आएगा क्योंकि अवाम खरीद ही नहीं रही। उनको पता है कि यार यहाँ पे भावता उन्होंने करना नहीं है, फायदा कोई है नहीं, उधर चलते हैं, उधर जो मिल जाएगा वो हम खरीद लेंगे, जो ना मिला फिर वापस आ जाएंगे। तो ये मेरे ख्याल में ये जो कैटेगराइज किया गया ना, ये एक अच्छी चीज भी है उन लोगों के लिए, क्योंकि ये सुन्नत रसूल भी है। अगर आप बिजनेस करते हैं और उसमें आप कैटेगरीज बना लेते हैं कि ये मैंने किसी एक सर्टन खरीदार के लिए रखा है और ये सर्टन खरीदार के लिए ये आप सब कुछ मिक्स कर देंगे और सबकी एक प्राइस कर देंगे तो कोई अफोर्ड कर सकेगा, कोई नहीं कर सकेगा। तो मेरे ख्याल में इसको कैटेगराइज कर देना सो पीपल कैन अफोर्ड इट, और वो जो बेचारा बिल्कुल ही अफोर्ड नहीं कर सकता कम से कम 200 की चीज तो ले सकता है ना। बिल्कुल ऐसा तो ये मेरे ख्याल में एक अच्छी चीज है। लेकिन फिर वो जो कैटेगराइज करके वो जो आप छान के जो एक अच्छी पीसेस निकाल के रखते हैं, फिर उनकी प्राइस भी आप अपनी मर्जी के लगाते हैं, वो गलत है। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। उसकी एक प्राइस लिमिटेड होनी चाहिए। अब उसके अंदर इतनी फ्लक्चुएशन होती है कि एक 5000 की चीज है और एक 500 की चीज है, दोनों तकरीबन सेम है, लेकिन आपने उसकी प्राइस इस वजह से ज्यादा रख दी कि जो, और उसको तो वो कई दफा मैंने ये भी देखा है वो हाथ भी नहीं लगाने देते। हाँ, नहीं लगाने देते। एक कैटेगरी को आप कहते जी वो आपके लेने वाली नहीं है। अच्छा, वो ग्राहक को भी इस तरीके से डील कर रहे हो। बिल्कुल ऐसा ही है। यही बात मैंने आपसे की कि वो कैटेगरी जो है वो ऐसी बना दी हुई है कि वो आप सिर्फ जाके सिर्फ देख सकते हैं, विंडो शॉपिंग कर लें आप, क्योंकि अदरवाइज आपको हाथ नहीं लगाने देंगे जब तक आप आप पे नहीं करेंगे। अच्छा, फिर ये होता है कि उन्होंने अपनी प्राइस फिक्स की होती है, वो कहते नहीं इससे कम हो ही नहीं सकता, ये हमने करना ही नहीं। मरियम ने बड़ी अच्छी निशानदेही की है कि वहां तक वो ही पहुंचेगा जिसको जरूरत होगी। तो मेरे ख्याल में अगर जो हजरात ये लंडे का कारोबार कर रहे हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है कि वो थोड़ी सी रियायत कर दिया करें उन लोगों के लिए, क्योंकि वो वहां तक पहुंचा है अगर तो वो लंडा खरीद रहा है, इसका मतलब है कि उसकी जरूरत है। तन ढांपने के लिए उसको कपड़े चाहिए। अब हालात ये हो चुके हैं हमारे मुल्क के कि तन ढांपने के लिए भी जो कपड़े हैं वो भी लोगों की पहुंच से दूर होते चले जा रहे हैं। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक जी। सिटी एट 10 में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। बढ़ाते हैं प्रोग्राम को आगे, और अभी हमें ज्वाइन किया है हमारे एक और मेहमान ने, उनका तारुफ आपको करवाता हूं। उनके साथ भी इसी मौजू के ऊपर गुफ्तगू करना चाहेंगे हम। हमारे साथ मौजूद हैं उमैर अजमत साहब, जो कि हमारे रिपोर्टर हैं। उमैर अजमत साहब कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, खैरियत से हैं? अच्छा उमैर साहब, हम थोड़ा सा गुफ्तगू कर रहे थे ब्रेक पे जाने से पहले लंडे के हवाले से कि सर्दियों की आमद के साथ ही लंडा जो है वो कितना महंगा हो जाता है, और ख़ास तौर पर वो आम आदमी जो कि अगर लंडे तक पहुंचा है, इसका मतलब उसकी ज़रूरत है, उसको वो अब अफोर्ड नहीं करता बड़े बड़े ब्रांडेड जर्सी खरीदे 4-4, 5-5 हज़ार रुपए की।
अगर वो वहां पहुंचा है तो इसका मतलब है कि उसकी जरूरत है। दूसरा हम बात कर रहे थे कि सर्दियों के आते ही ड्राई फ्रूट्स भी महंगे हो जाते हैं और ड्राई फ्रूट्स की कीमतों में बेतहाशा इजाफा हो जाता है। अभी मरियम बता रही थी कि काजू बादाम पिस्ता तो मेरे ख्याल में बहुत एलीट चीजें हो गई हैं ना, बहुत एलीट प्रोडक्ट्स हो गई। अब मूंगफली भी खरीदनी है तो आपको 800 रुपए किलो है, तो ये भी एक मतलब कि एक बड़ी लग्जरी प्रोडक्ट हो गई है कि पहले तो 100 रुपए की मूंगफली खरीदते थे, किलो आ जाती थी, पूरी फैमिली बैठ के खाती थी। तो अब मेरे ख्याल में वो 800 रुपए किलो मूंगफली भी अब अफोर्ड नहीं करते हैं। तो ये मेरे ख्याल में आहिस्ता आहिस्ता चीजें आवाम की पहुंच से दूर हो रही हैं। ऐसा लग रहा है, महसूस हो रहा है कि आने वाले 4 सालों बाद हम गालिबन कुछ भी अफोर्ड नहीं कर सके, हमारा मुतवसत तबका। बट साहब देखें, जहां तक आपने पहले तो ड्राई फ्रूट्स की बात की है, तो एक तो महंगाई ने पूरी दुनिया की जो मिडिल क्लास है उसको मुतासिर किया है। ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि थ्रू आउट द वर्ल्ड यही सूरत हाल है। लेकिन हमारे यहाँ मसला ये है कि हमारी जो बाइंग कैपेसिटी है, या आप कह लें कि हमारी आमदन जो है वो उस तरह से नहीं बढ़ी जिस तरह से महंगाई में इजाफा हुआ है। ये चीज़ है। और जहाँ तक आपने ड्राई फ्रूट की बात की, तो मेरे ख्याल से अब मुतवसत तबके का तो शायद इससे कुछ लेना देना ही नहीं है। मतलब सबसे कम कीमत वो जिस तरह आपने बताया कि मूंगफली की होती थी किसी दौर में, तो अब वो भी 800, बल्कि 800 मैं कहूँ अगर उसमें भी आप अच्छी कैटेगरी के लेंगे तो वो 1000 से 1200 रुपए किलो है। दीगर जो काजू वगैरह है या चलगोजा, तो अब आप समझ लें कि मुतवसत तबके के लिए शायद कोई एक नादर शय या नायाब चीज बनकर रह गई है कि शायद ही कभी गोल्ड प्लेटेड कुछ 2, 4, 10 साल में अगर कोई इसका जायका चख ले तो उसके लिए ये बड़ी नेमत होती है, और उसके लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है कि अगर किसी को वो किसी जगह पे नसीब हो जाए। तो देखें, बिल्कुल ऐसे ही है। अब तो लोगों के लिए अपना दाल दलिया जो है उसको चलाना मुश्किल हुआ पड़ा है, महंगाई की वजह से ऊपर से उस तरह से सोर्सेज नहीं है। तो फिर ये ड्राई फ्रूट्स वगैरह ये तो एक लग्जरीज में आ जाती है, या आप कह लें कि ये तो एक एक्स्ट्रा चीज़ है। ऑन द अदर हैंड आपने वो लंडे के कपड़ों की बात की, तो वो देखें वो पाकिस्तानियों की ज़रूरत है। पाकिस्तान जैसे माशरे जो है जहाँ पे लोगों की एवरेज इनकम जो है वो 30, 40, 50 हज़ार रुपये तक, 60 हज़ार रुपये तक है, तो वहाँ वो हमारे जैसे लोगों की या हमारी सोसाइटी के लोगों की ज़रूरियात है। क्योंकि अगर आप अब ब्रांड की तो आपने बात की, ब्रांडेड कपड़े तो बहुत महंगे हैं। उससे हट के भी अगर नए कपड़े मार्केट से खरीदने जाए, मिसाल के तौर पर कोई एक जैकेट या एक जर्सी कोई नॉर्मल सी भी खरीदने जाएगा मार्केट से, तो वो मेरा ख्याल है मिनिमम जो है 5, 6, 7 हज़ार तक की मिलेगी नॉर्मल भी। मेरे ख्याल से वहां से आपको पहले वो यूज्ड होगी, लेकिन चीज आपको कोई 500, 1000, 1200 रुपए में मिल जाएगी। आप फिर भी उसको कंपेयर करें कि कीमत में कितना फर्क है। और वो लोग जिन्होंने अपना टाइम पास करना है कि चलो कम से कम मौसम की शिद्दत से महफूज रह सकें, तो उनके लिए मैं समझता हूँ ये एक अच्छी चीज़ है। बल्कि 2 साल कबल इस पे कुछ टैक्सेस में इजाफा किया गया था, तो मैं ये समझता हूँ कि इसकी जो ड्यूटियाँ हैं उसको बिल्कुल ड्यूटी फ्री होना चाहिए, ताकि इसकी कीमत जो है कम से कम हो सके। और वो लोग जिनकी पहुंच नहीं है नए कपड़े खरीदने की, गर्म कपड़े खरीदने की, और ये बिलाशुबा आप देखें पाकिस्तान में कुछ ऐसे एरियाज भी हैं, स्पेशली नॉर्दर्न एरियाज, जहां पर माइनस में टेम्परेचर जाता है। ये हमारा वस्ती पंजाब है, यहाँ पर भी 0 या -1, 2 समटाइम हो जाता है, तो कम से कम ठीक ठाक ठंड हो जाती है। तो जो गर्म कपड़े हैं इस खित्ते के लोगों की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। गो के मौसम सरमा उस तरह से उतना लंबा नहीं है, लेकिन फिर भी 2-3 माह जो है वो कपड़ों की ज़रूरत होती है। तो मैं ये समझता हूँ कि जितने भी इस पर टैक्सेस और ड्यूटीज़ हैं उसको मिनिमम करना चाहिए या एग्जम्प्ट होना चाहिए, ताकि वो लोग जिनकी बाइंग पावर नहीं है वो इससे मुस्तफीद हो सके। अच्छा, ड्यूटीज और टैक्सेस की आपने बात की है। टैक्सेस अगर 0 हो भी जाए ना, तो मेरे ख्याल में वहां पर जो बैठे हुए लंडे बाजार के अंदर बैठे हुए वो उनका मौकफ ये होता है कि ये महंगा इस वजह से नहीं है कि इस पर टैक्सेस हैं। वो टैक्सेस हैं वो तो है ही है, लेकिन हमें जो यहाँ पर किराया देना पड़ता है ना वो बड़ा महंगा है। कॉर्पोरेशन वाले आगे तंग करते हैं, आपको नहीं पता कि इसलिए हमने इससे प्राइस नीचे नहीं करेंगे। तो वो जरा सारा का सारा इंतजामिया का गुस्सा, कॉर्पोरेशन का गुस्सा जो है ना वो आवाम के ऊपर उतार रहे होते हैं कीमतें बढ़ाकर। तो ये भी बड़ा एक कंप्लेन हमें सुनने को मिली है। तो वाकई में इनके किराए काफी ज्यादा होते हैं, मुझे लगता है फुटपाथ पे ऐसे बैठे होते हैं। बट साहब आप देखें बिल्कुल ऐसे ही है। आप वो स्पेशल फैसलाबाद में राजबाग रोड पे ज्यादातर लंडे की दुकानें हैं, तो वो उसमें से बेशतर जगह जो है वो रेलवे की है।
तो वहां पर आए रोज कई बार फायरिंग हो चुकी है, लड़ाई झगड़े हो चुके हैं कि कुछ लोग वो रेलवे की जगह पे जो बासर लोग हैं वो जबरदस्ती कब्जा किए हुए एक किस्म का, और वो इन लोगों को आगे किराए पे देते हैं और इनसे ठीक ठाक आप किराया कह लें, इसको भत्ता कह लें, कि जमीन से उनका लेना देना कुछ नहीं है, लैंड सरकार की है, लेकिन इसके बावजूद कोई थर्ड पार्टी या प्राइवेट बंदे जो है वो वहां से किराए के मद में पैसे लोगों से हर महीने कलेक्ट कर रहे हैं। और ये मुतलका इदारों की भी नाअहली है कि वो अगर सरकारी लैंड है या मिसाल के तौर पर जिस भी महकमे की रेलवे की लैंड है तो रेलवे इंतजामिया को चाहिए कि उसको टेक ओवर करें। जो इस तरह के कोई लोग कोशिश करते हैं, ये कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि उनको आइंदा जरूरत ना हो कोई इस तरह का इकदाम कर सके। मगर ये मैं पिछले 10 साल से देख रहा हूं, ऐसा ही होता है, हर साल में एक आध बार वहां पर लड़ाई झगड़ा होता है, किराए के तनाजे पे फायरिंग होती है और फिर एक FIR फर्जी सी कटती है और उसके बाद वो FIR पता नहीं किधर जाती है और वो मामला फिर उधर के उधर ही होते हैं। पैसे वही लोग ले रहे हैं जो पहले दिन आज से 10 साल पहले ले रहे थे। और ये भी बात आपकी वाकई ठीक है, अगर वो भी उसमें भी उन लोगों को रिलीफ हो, उनके किराए ना होने के बराबर हो, या गवर्नमेंट ऐसी कोई एक जगह मुख्तस करते जहां पे वो मार्केट लगी हो, वहां पर किसी ओपन प्लेस पे और वहां पर किराए बहुत कम हो, तो इससे हद तक फर्क पड़ सकता है। बिल्कुल फर्क पड़ सकता है। और खास तौर पर मैं समझता हूं कि कॉरपोरेशन की जानिब से ये एक सिस्टम बना हुआ है कि सर्दियों में ये लंडा लगाया जाएगा, कॉरपोरेशन आएगी, छापे मारेगी, उनसे पैसे निकलवाएगी, उसके बाद उनको अलाउ कर देगी वहां बैठने के लिए। ये वजह है कि आज शहर के कोने कोने, शाहराहों के ऊपर, गलियों में आपको हर जगह जो है वो ये लंडा बाजार लगे हुए नजर आते हैं। अगर लंडा बाजार नहीं होंगे प्रॉपर तो कम से कम दुकानें लगी होंगी, ठेले लगे होंगे। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे, गुफ्तगू के सिलसिले को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक जी। सिटी एट 10 में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। मरियम, मैं बात कर रहा था ब्रेक पे जाने से पहले इस हवाले से कि जो टैक्सेस लगाए जाते हैं इस्तेमाल शुदा कपड़ों के ऊपर, लंडे के ऊपर और जो ड्राई फ्रूट्स के ऊपर, अगर हम ड्राई फ्रूट्स के हवाले से खास बात करते हैं तो अच्छा, जो इसका बिजनेस करते हैं उनका प्रॉफिट मार्जिन भी तो कम हुआ होगा ना। जारी बात है कि पहले अगर ड्राई फ्रूट जितने का बिकता था, अब अगर बादाम 21-2200 रुपए किलो था, अब 2900-3000 पे चला गया, तो 800-900 रुपए फी किलो में इजाफा हुआ है, तो उसकी बिक्री भी कम हुई होगी कंपैरेटिवली। तो इससे ना सिर्फ आपकी जो है वो लोगों के पास ये प्रोडक्ट नहीं पहुंचती महंगा होने की वजह से, बल्कि इसके साथ साथ जो इसका बिजनेस करने वाले हैं वो भी महरूम हो जाते हैं। तो ये ऑल ओवर पूरा सेक्टर जो है वो मुतासिर होता है। मुझे लगता है कि अगर हमारी बाइंग पावर साथ साथ बढ़ रही हो ना, फिर हमें महंगाई महसूस नहीं होती। बिल्कुल ऐसे ही है। ये उमैर भाई की बात को मैं सेकंड करूंगी कि उन्होंने कहा कि हर चीज बढ़ रही है सिवाय हमारी इनकम के। हमारी आम आवाम जो है इस वक्त उसको रोज कह दिया जाता है आज बिजली बढ़ गई, आज गैस बढ़ गई, आज आपका आटा बढ़ गया, चीनी बढ़ गई, चावल बढ़ गए, और मजीद जो हमारी जरूरियात जिंदगी है उनके अंदर इजाफा रोज हम देखते हैं टीवी के ऊपर। लेकिन उनको ये कभी नहीं कहा जाता कि आपकी तनख्वाह अगर 10,000 थी ना तो कल आपकी 30,000 हो जाएगी। ये एग्जाम्पल है। 10,000 से तो आप कह लेंगे कुछ भी नहीं होगा, आपका बिल भी नहीं आपका शायद बिजली का जाएगा, जो हालात हैं एक एग्जाम्पल के तौर पे। हाँ, लेकिन हमारे पार्लियामेंट के और दीगर हमारे जो MP MNs हैं उनकी तनख्वाहें बढ़ाने के बारे में सोचा जा रहा है। ये नहीं सोचा जा रहा है कि हमारी आम आवाम इस वक्त कहाँ खड़ी है, आवाम हमारी क्या करेगी जिसकी 30,000 50,000 सैलरी है, वो अपना घर कैसे चला रही है। और जैसे आपने ड्राई फ्रूट्स की बात किया तो ऑब्वियसली वो जितने महंगे हैं उनको तो खरीदने से पहले सोचना पड़ेगा। अब एक तो वो बंदा है जिसने जाके खरीदने हैं और वो कहेगा कि बड़े महंगे मैं वापस जा रहा हूँ, और एक वो बंदा है जिसने सारी इन्वेस्टमेंट करके लगाए हुए हैं और अब वो ये देख रहा है कि बेचने कैसे मैंने, क्योंकि बेचने वाला कोई, खरीदने वाला कोई है ही नहीं। लोग आते हैं थोड़ा सा पूछते हैं कितने का है, ये कितने का। अब ये भी सूरत हाल है कि आप किलो में भी नहीं चीज खरीदते, एक पाव के अंदर, 2 पाव, आधा पाव के अंदर आप चीज खरीद के लेके जा रहे हैं कि बस इतना ही दे दो। तो जो आपने इतनी सी कीमत खरीदनी है, फिर वो अगला बंदा जो उसको लेके बैठा है, इन्वेस्टमेंट जिसने किया है, वो तो फिर खुद ही सर पकड़ के बैठेगा कि मैं कहाँ जाऊं। मेरे ख्याल में इससे बिजनेस भी बड़ा मुतासर होता है। तो ऐसा एक आपकी जो सैलरी, हमारी सैलरी है, वो एक हमारी बाइंग पावर है, हमारी कुव्वत खरीद है। यानी इतनी इस सर्कल के अंदर रहते हुए मैं ये चीज खरीद सकता हूँ, मैं ये चीज खरीद सकता हूँ, मैं ये चीज, उसमें मेन चीज जो है वो आपकी बिजली के बिल है। बिजली का बिल ही 50,000 रुपए में से, सैलरी में से अगर 20,000 आ जाना है तो पीछे रह गया सिर्फ 30,000। एक मेजर पोर्शन जो है बिजली के बिल खा गए, पीछे आपके पास सिर्फ 30,000, उसमें मैनेज करना।
तो मुझे लगता है कि अगर हम आवाम के लिए सिर्फ बिजली के बिलों में रिलीफ दें तो उनके लिए एक बहुत बड़ा रिलीफ हो सकता है, क्योंकि वही पैसे वो आगे जाके कहीं और खर्च सकते हैं। बट सब एनर्जी के दोनों सोर्सेज पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा महंगे हो चुके हैं। उसमें स्वी गैस, बिजली की कीमतें, स्वी गैस की कीमतें गुज़िश्ता एक साल में 840% तक में इंक्रीज हुई थी, 840% तक, और 9% परसों फिर बढ़ा दी है गवर्नमेंट ने। ठीक है, और गवर्नमेंट मुंह दोबारा बना रही है, तैयारियां दोबारा कर रही है कि IMF कह रहा है कि इसको मजीद महंगा करें। यही सिचुएशन बिजली की है। 100% से ज़ायद एक साल के दौरान या पिछले चंद महीनों में बिजली की कीमत में इजाफा हुआ है, और उसके बदले में अगर गवर्नमेंट ने बिजली की कीमतों में रिलीफ दिया भी तो वो पंजाब गवर्नमेंट ने 2 माह के लिए एक आर्जी रिलीफ दिया था। और अब जो वफाकी हुकूमत ने या वज़ीर-ए-आज़म साहब ने अवाम के साथ एक नया मजाक किया। उन्होंने कहा जी कि आप सरमा में या सर्दियों के मौसम में पिछले साल की निस्बत ज़्यादा बिजली इस्तेमाल करें तो फिर उसके बाद आपको रिलीफ मिलेगा। मतलब हम वैसे रिलीफ नहीं देंगे आपको, क्योंकि अब लोगों ने या तो अपने पास सोलर लगवा लिए या लोगों ने बिजली के बिलों से डर से बिजली कंज्यूम करना काफ़ी हद तक कम कर दिया। तो अब आपका रिलीफ लेने के लिए चंद रुपयों का वो रिस्क में क्यों पड़े, क्यों वो लोग जो है वो पहले से ज़्यादा बिजली, जब उनको ज़रूरत भी नहीं है इस मौसम के अंदर, वो इस्तेमाल करें। तो मैं ये समझता हूँ इसके साथ आपने सैलरी की बात की तो वो बिल्कुल ऐसे ही है। वेजेस आप देख लें, मिनिमम सैलरी 37,000 पंजाब के अंदर अगर हम बात करें तो बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको वो 37,000 रुपये भी नहीं मिलती। 37,000 के अंदर मैनेज करना तो एक अलग मरहला है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको वो 37,000 रुपये भी नहीं मिलती, और जो मुतल्लिका सरकारी महकमा है वो बस सत्तू पी के सो रहा है। मैंने नहीं देखा कि उन्होंने आज तक इस हवाले से कोई बड़ी कार्रवाई की हो। सिर्फ फर्जी कार्रवाइयाँ, 2-4 कार्रवाइयाँ महकमा लेबल करता है, कागज़ काले करके अपने हेडक्वार्टर को भिजवा दी जाती हैं कि हमने ये कार्रवाई कर दी है, ताकि अब वो सुकून से उनको को पूछे ना। जबकि जो हकीकत है वो इसके बरक्स है। कभी भी उस तरीके से प्रॉपर तरीके से चेकिंग नहीं की गई, ऑडिट्स नहीं करवाए गए कि जो फैक्ट्रीज के अंदर, और फैसलाबाद तो फिर एक सनती शहर है, यहाँ पे तो कारखाने हैं, बहुत सारे कारोबारी मराकज़ हैं, तो यहाँ पर लोगों को चलें फिर भी किसी न किसी हद तक कुछ सैलरीज मिल जाती हैं। अगर आप ज़रा छोटे शहरों में, फैसलाबाद शहर से बाहर निकल जाएं तो आप देखेंगे वो इलाके जहाँ पर फैक्ट्रियाँ नहीं हैं, कारखाने नहीं हैं, उस तरह से कारोबार नहीं है, अगर वहाँ पर दफातर में या दुकानों पे कोई मुलाजिम रखता भी है तो उसको 15 से 20,000 रुपये सैलरी दी जाती है। 37,000 तो वहाँ पर बहुत दूर की बात है। पिछले दिनों में एक बंदा मुझे मिला, जड़ावाला साइड से था, तो वो मुझे बता रहा था कि वहाँ पर मैं एक दुकान पे काम करता था तो मुझे 12 से 14,000 रुपया सैलरी मिलती थी। तो फिर उसकी वजह से मैं वहाँ से छोड़ के यहाँ पर आ गया और एक फैक्ट्री में जॉब कर रहा हूँ और यहाँ से 35,000 रुपये ले रहा हूँ। तो ये सिचुएशन है सैलरी के हवाले से। और हर साल जो है वो गवर्नमेंट जो है वो महंगाई जिस तरह से बढ़ाती हैं उस शरह से या उस रेशो से तनख्वाहें नहीं बढ़ती। और ये सिर्फ प्राइवेट सेक्टर की बात नहीं है, गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर भी यही सिचुएशन है। अगर मैं कहता हूँ सरकारी मुलाजिम करप्शन ना करे तो वो कभी खुशहाल ना हो। तनख्वाहें वहाँ पे भी कम है, बल्कि अगर आप कारपोरेट सेक्टर को देखें और उसके मुकाबले में ब्यूरोक्रेसी को देखेंगे तो प्राइवेट कारपोरेट सेक्टर जो है उनकी तनख्वाहें कई गुना ज्यादा होती हैं। अच्छा, तनख्वाहें कम होना एक अलग बात है, बिजली महंगी होना एक अलग बात है, लेकिन इसके साथ साथ उसके ऊपर मजीद कंडीशंस लागू कर देना, मजीद शराइत जो है वो तगड़ी कर देना और सख्त कर देना, ये एक अलग बात है। जो फेस्को ने जब से आपको उमर साहब याद होगा कि जब से जो इंस्टॉलमेंट ना करने के ऊपर एक नया फैसला जारी किया कि आप इंस्टॉलमेंट नहीं करवा सकते बिजली के बिलों की, उसके बाद से यकीन करें लोगों के मीटर कटना शुरू हुए हैं। मुझे कल से दो फोन रिसीव हुए हैं जिसमें वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि एसडीओ से रिक्वेस्ट कर दें कि हमारा मीटर ना काटें, हमें चंद दिन और दे दें, हम बिजली का बिल जो है वो अरेंज करके किसी न किसी तरीके से जमा करवा देंगे। सर्दियों में लोग बिल नहीं अदा कर पा रहे हैं, अब तो गर्मियों में क्या हालत होगी ये आपके सामने। उमर साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने की, मरियम आपको भी बहुत शुक्रिया।
वेलकम बैक जी। सिटी एट 10 में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। बढ़ाते हैं प्रोग्राम को आगे और चलते हैं अब हम आज के रेट्स की तरफ। रेट लिस्ट के मुताबिक जो रेट लिस्ट निकाली जाती है मार्केट कमेटी की जानिब से, उसके मुताबिक फ्रूट्स के, सब्जियों के, चिकन के, गोश्त के, मटन के, बीफ के रेट्स क्या होंगे ये जानते हैं आज के सेगमेंट आज के भाव में। फसी नकवी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि हमें आगाह करेंगे रेट लिस्ट के मुताबिक रेट्स क्या रहेंगे। फसी बताइएगा आज रेट लिस्ट के मुताबिक कीमतें क्या रहेंगी? जी बिल्कुल, फैसलाबाद मार्केट कमेटी की जानिब से रोज जुमेरात की रेट लिस्ट जारी कर दी गई है। ब्रायलर मुर्गी का गोश्त 33 रुपये महंगा होकर 406 से 439 रुपये हो गया है और इसी तरह आलू 1 रुपये सस्ता होकर 87 से 86 रुपये हो गया है। प्याज 4 रुपये सस्ता होकर 132 से 128 रुपये हो गया है। टमाटर 11 रुपये महंगा होकर 167 से 178 रुपये हो गया और इसी तरह अदरक के चाइना 10 रुपये कमी के बाद 310 से 300 रुपये हो गया। लहसुन चाइना अपनी साबिक़ा कीमत पर बरकरार है, 610 रुपये है। लीमू चाइना अपनी साबिक़ा कीमत पर कायम है, 75 रुपये है। सब्ज मिर्च 100 रुपये फी किलो में दस्तियाब है। बंद गोभी अपनी साबिक़ा कीमत पर कायम है, 55 रुपये फी किलो है। फूल गोभी अपनी साबिक़ा कीमत पर कायम है, 85 रुपये फी किलो है। घिया कद्दू 10 रुपये इजाफे के बाद 65 से 75 रुपये हो गया। शलजम अपनी साबिक़ा कीमत पर बरकरार है, 45 रुपये फी किलो है। इसी तरह खीरे 5 रुपये इजाफे के बाद 50 से 55 रुपये हैं और इसी तरह गाजर अपनी साबिक़ा कीमत पर बरकरार है, 65 रुपये फी किलो है। करेला 20 रुपये इजाफे के बाद 165 से 185 रुपये हो गया। बैंगन 10 रुपये कमी के बाद 75 से 65 रुपये हो गए और इसी तरह टिंडी अपनी साबिक़ा कीमत पर कायम 105 रुपये है। पालक 24, मेथी 75, मूली 26, धनिया 60 रुपये फी किलो के हिसाब से दस्तियाब है। शिमला मिर्च जो है वो 145 रुपये फी किलो में फ़रोख्त हो रही है। सेब काला किलो की बात की जाए तो वो 250, केला पुरानी कीमत पर कायम है, 125 रुपये फी दर्जन है। अनार कंदारी अब बगैर दो बदल के 410 रुपये। अमरूद जो है वो 10 रुपये इजाफे के बाद 65 से 75 रुपये हुआ है। अंगूर टाफी 280, अंगूर सुंदरखानी 420 और इसी तरह अनार बताना जो है 490 रुपये फी किलो है। देखा जाए तो कुछ सब्जियों की कीमतों में उतार चढ़ाव जो है वो रिकॉर्ड हुआ है, जबकि दीगर सब्जियां जो हैं वो उनकी कीमत मुस्तहकम है और इसी तरह फलों की कीमतें भी जो है वो मुस्तहकम है। अलबत्ता आवाम का मुतालबा यही है कि चूँकि ऑलरेडी महंगाई बहुत ज़्यादा है तो इन की कीमतों को कंट्रोल करना चाहिए ताकि आवाम को रिलीफ मिल सके। जी शुक्रिया जी। हमारे साथ फसी नकवी मौजूद थे जो कि हमें आगाह कर रहे थे रेट लिस्ट के मुताबिक आज के नर्ख क्या रहेंगे। आगे बढ़ाते हैं प्रोग्राम को और चलते हैं हमारे गेस्ट की तरफ और हमारे इस स्पेशल सेगमेंट में बड़े ही स्पेशल गेस्ट हमारे साथ आज मौजूद है। उनका तारुफ पहले आपको करवाऊंगा, उसके बाद हम टॉपिक की तरफ आएंगे। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि हमारे साथ कौन हमारे स्टूडियो में आज मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद है राना अब्दुल गफूर साहब जो कि सदर हैं ऑल पाकिस्तान एम्ब्रॉयडरी मशीन एसोसिएशन के। राना साहब वेरी वार्म वेलकम टू आवर शो। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी इनके साथ साथ तशरीफ रखते हैं मियां तारिक साहब जो कि नायब सदर हैं ऑल पाकिस्तान एम्ब्रॉयडरी मशीन एसोसिएशन के और एम्ब्रॉयडरी के कारोबार से वाबस्ता है। मियां साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर जाने के। कैसे? बहुत शुक्रिया जी, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल। राना साहब मैं आप ही से गुफ्तगू की शुरुआत करना चाहूंगा। हम देख रहे हैं कि इस वक्त साल जो है वो इख्तिताम उसका होने वाला है। मिली जुली पॉलिसीज रही हैं हुकूमत की। अगर साल का शुरुआत देखें बड़ा सख्त रहा और बिजली की कीमतें, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें, डॉलर की प्राइसेस, बहुत सख्त साल रहा है क्योंकि सियासी खींचातानी का खुमियाजा जो है वो कारोबारी शख्सियात भुगत रही है। उसके बाद हमने देखा कि जिस तरह हम आगे चलते रहे अब एंडिंग की तरफ आ रहे हैं, शरह सूद भी कम हो रहा है, बिजली की रेट भी जो है हम सुन रहे हैं कि कम होने जा रहे हैं। तो गवर्नमेंट को थोड़ा सा एहसास हुआ है कि 5 साल गवर्नमेंट पूरे करने जा रही है, तो मेरे ख्याल में उन्होंने रिलीफ देना शुरू कर दिया है आम आवाम को भी और कारोबारी हजरात को भी। ये साल ओवरऑल जो है वो कारोबारी हजरात के लिए कैसा रहा साल 2024? जी बहुत शुक्रिया भट्ट साहब, आपने जिस तरह पहले ही इस सवाल का जवाब दे दिया है कि ये वाला जो साल था ख़ास तौर पे टेक्सटाइल सेक्टर के लिए इंतहाई क्रूशल साल था, बड़ा मुश्किल साल था। पहले से ही हमें पता चल गई थी चीज़ें। जब मुल्क में अनारकी होती है, सियासत जो है वो एक दूसरे में लड़ाई ही ये पूरा साल रही है। पिछले 2 साल में पहले भी जो है वो कोई सॉलिड किस्म की गवर्नमेंट नहीं आ सकी। शरह सूद बहुत ज़्यादा ऊपर चली गई थी, फ्लैक्चुएशन अगर हम डॉलर की देखें वो बहुत ज़्यादा थी। उसका नुकसान, उसका खमियाजा हमें ये भुगतना पड़ा है कि हमारा जो सेक्टर था वो 50% सिकुड़ गया। हमारी जो सेक्टर की मशीनें थी वो इसी खींचातानी में मुल्की हालात की वजह से कारोबारी हालात बन नहीं रहे थे, जिसकी वजह से 50% जो मशीनें थी वो कबाड़ के भाव टूट गई, निकल गई इससे। अब जो मौजूदा सूरत हाल चल रही है, कुछ स्टेबिलिटी जो है वो आ रही है। सियासी लिहाज से भी कोई बर्फ़ पिघल रही है दोनों तरफ से और मुल्क की जो रेटिंग है वो भी काफ़ी बेहतर हो रही है। डॉलर अल्हम्दुलिल्लाह जो तकरीबन 2 साल से जो है वो स्टेबल है
जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, क्योंकि हमारा जो सेक्टर है इसका रॉ मटेरियल से लेके इसकी मशीनरी, हर चीज़, पार्ट्स जो हैं ये सारे रिलेट करते हैं डॉलर के साथ। डॉलर अगर स्टेबल है तो हमारे रेट्स भी जो है ना वो स्टेबल रहते हैं। अब इंशाल्लाह ताला जो आप देख रहे हैं शरह सूद है वो भी नीचे आ रही है, और उम्मीद की जा रही है कि आइंदा आने वाले साल के पहले चंद महीनों में ये सिंगल डिजिट में आ जाएगी। अगर वो सिंगल डिजिट में आ जाती है तो इससे कारोबार को आप देखेंगे एक स्पीड लगेगी, और जो प्रॉपर्टी में लोगों ने इन्वेस्ट किया हुआ था, एक जुआ हो रहा था, एक सट्टा हो रहा था, वो भी इन्होंने उसका रास्ता बिल्कुल बंद कर दिया है। अब उम्मीद है कि चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी। हमारे सेक्टर में भी काफ़ी हद तक जो है ना वो बेहतरी आई है। इसलिए दो ऐसी चीज़ें हैं अभी भी, अगर आप इसको स्पीड अप करना चाहते हैं, आप ये चाहते हैं कि आपके मुल्क में बेरोजगारी खत्म हो जाए, सही, जो कारोबारी तबका है वो थोड़ा सा इन्वेस्ट इसमें करना शुरू हो जाए, तो सबसे बड़ी जो रुकावट है वो बिजली के रेट है। अभी हालिया गवर्नमेंट ने IPPs के साथ जो है वो मुज़ाकरात कर रही है। हमें उम्मीद दिलाई गई है कि आइंदा आने वाले 1 या 2 माह में, जनवरी और फरवरी में रेट्स जो हैं वो दोबारा रीशेड्यूल होंगे। रेट, हाँ, बिजली के रेट जैसे देखें ना, पिछली जो गवर्नमेंट थी PTI की, जब वो गवर्नमेंट ने संभाला तो हमारा उस वक्त बिजली का यूनिट रेट जो था वो तकरीबन 30 रुपए था। उन्होंने बढ़ा के उसको जो है वो 50 रुपए पे ले गए। फिर आगे आने वाली गवर्नमेंटों में IMF के साथ सख्त मायदे थे, जिसकी वजह से मजीद टैक्सेस लगाए गए, और हमारा जो यूनिट रेट है वो 70 रुपए क्रॉस कर गया, जिसमें हमारे लिए काम करना, हमारे लिए नहीं, पूरी टेक्सटाइल चेन के लिए, एक्सपोर्टर्स के लिए उनको सब्सिडीज खत्म कर दी गई, क्योंकि हमारा रिलेट है बिजनेस एक्सपोर्टर्स के साथ, गारमेंट्स के साथ, क्योंकि वो भी एम्ब्रॉयडरी के साथ ही जाती हैं। अच्छा, आपने कहा रिलेट करता है आपका बिजनेस पूरी टेक्सटाइल चेन के साथ और एक्सपोर्ट के साथ। मियां साहब मुझे बताइएगा कि अगर आपकी पूरी टेक्सटाइल चेन में से साइजिंग डिस्टर्ब होती है या लेट्स से पावर लूम डिस्टर्ब होती है, तो पूरी की पूरी चेन डिस्टर्ब होती है। डू यू एग्री विद दिस? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये नअब्दु व इय्याका नस्तईन। लाखों करोड़ों दुरूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर। बहुत शुक्रिया भट्ट साहब जी, आपका जो क्वेश्चन है बिल्कुल सही है। पूरी की पूरी इंडस्ट्री जो है ये एक चेन है। अगर आपकी साइजिंग है, वीविंग है, पहले वीविंग है, साइजिंग अगर प्रॉब्लम में आती है, वीविंग भी उसके साथ प्रॉब्लम में आएगी, आगे प्रिंटिंग है, डाइंग है, फिर हमारा एम्ब्रॉयडरी का आता है, आगे पैकिंग, और आगे फिर एक्सपोर्ट, इस तरह की चीज़। अगर एक बीच में चेन में एक वो चीज़ डिस्टर्ब होगी तो तमाम की तमाम होगी। लेकिन हमारे यहाँ तो मसला ये है कि जैसे ये 2024 का साल जो है इंतहाई टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के लिए, जैसे राना साहब ने कहा, एक डरावना ख्वाब था। इसमें प्रॉब्लम्स इस तरह हुई हैं जैसे स्टेबिलिटी नहीं थी मुल्क में, और जब तक सियासी तनाव होगा ये सियासी पार्टियों में तो प्रॉब्लम तो इंक्रीज होती जाएंगी। तो यही रीज़न है कि महंगाई बेलगाम होगी। गवर्नमेंट जो है अदाद शुमार के साथ खेल रही है कि जी आपकी वो जो महंगाई जो है 6% पे आ गई है, 7% पे आ गई है। हकीकत में ऐसा कुछ नहीं है। डॉलर 330 से 278, 77, 75 जो है इस पे भी ट्रेड कर रहा है। लेकिन आपके मुल्क में कानून ना होने की वजह से, गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज जो है डिफरेंट होने की वजह से, उसके असरात हम लोगों तक, जो हम मैन्युफैक्चरर हैं, जॉब क्रिएटर हैं, उन तक नहीं पहुंच रहे। अगर आपकी महंगाई 37% से 6% पे आ गई है तो आपने जजेस की तनख्वाहें क्यों बढ़ाई हैं? क्योंकि महंगाई तो कम हो गई है। तो आपके जो स्पीकर हैं, असम्बली के मेंबरान हैं, अरकान हैं, इनकी तनख्वाहें जो हैं वो आपने 2-2 लाख से 8-8 लाख क्यों कर दी? क्योंकि महंगाई तो कम हो गई है। तो आप किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं? जब तक आप लोगों को बेवकूफ़ बनाना नहीं छोड़ेंगे, ग्राउंड रियलिटीज़ को नहीं देखेंगे, आम आदमी को नहीं देखेंगे, आपकी एक्सपोर्ट भी डिस्टर्ब रहेगी, आपकी मैन्युफैक्चरिंग भी डिस्टर्ब रहेगी। उसकी कोई भी चेन हो, बेशक वो वीविंग हो, साइजिंग हो, आपकी इंपोर्ट जो है, देखें आपका डॉलर नीचे आया। राणा साहब ने भी बात किया कि हमारा लिंक्ड है, पूरे का पूरा बिजनेस जो है डॉलर के साथ लिंक्ड है। आपके मुल्क में कानून नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, लोग तड़ियां लगाते जाए, कर ले जो कुछ करना है आपने। तो आप क्या करेंगे? किसके पास जाएंगे? हर बंदा यही कहता है ना, आई विल सी यू इन कोर्ट, तो हम पुलिस के पास जाएंगे।
आपके बाजवा साहब बाहर गए हुए थे, वो क्या कह रहे, मैं पुलिस को बुला लूंगा, उनको पता था यहाँ पे कानून की अमल दरामद है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आपने कहा कि पूरी की पूरी चेन डिस्टर्ब होती है और इस वक्त जो गवर्नमेंट जो है आपके जो दरीना मुतालबात हैं उसके ऊपर तवज्जो नहीं दे रही। मुझे ये बता दीजिएगा कि आपका एम्ब्रॉयडरी सेक्टर है फैसलाबाद में कितना फैला हुआ है, उसका फैलाव कितना है, कितने ऑलमोस्ट तकरीबन औसतन यूनिट्स हैं और कितने यूनिट्स जो हैं वो तकरीबन बंद हो गए हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द पॉलिसीज ऑफ द बिजनेस, ये गवर्नमेंट की जो पॉलिसी। राणा साहब ने भी कहा कि 55% तक हमारा 50% तक ये यूनिट जो है ना सुकड़ गए। अच्छा, हमारी मशीनें मोर देन 50%। हाँ जी, हमारी मशीनें जो है कबाड़ में चली गई है, काम है नहीं। तो अभी जैसे डॉलर नीचे है, रेट्स नीचे आने चाहिए, तो धागे की 2-4 दिन पहले ही धागे की कौन जो है हमारी वो 3 से 4 रुपए महंगी हुई है। इस तरह पार्ट्स महंगे हुए हैं, नीचे नहीं चीजें आ रही। तो जैसे आपके हालात सही नहीं होंगे, गवर्नमेंट जो है आपके मुल्क में कानून की हुक्मरानी नहीं होगी, हम लोगों को तहफ़्फ़ुज़ नहीं होगा। इन्होंने नवाज शरीफ गवर्नमेंट ने पहले वन विंडो ऑपरेशन किया था कि आप बिजनेस करें, आपको कोई बंदा नहीं छेड़ेगा। बिजनेस में विंडो ऑपरेशन टैक्सेस की मद में भी, और जितने जो अदारे जो है ना ये आपके इंटरप्राइजेज में इंटर ही नहीं हो सकेंगे। तो यहाँ पे तो आप कोई भी बिजनेस शुरू करते हैं तो उसके बाद 75 किस्म के महकमे हैं जिनका लिंक भी नहीं है आपके साथ। आप हमारा जैसे एम्ब्रॉयडरी है, हमारा इन्वायरमेंट के साथ तो कोई लिंक ही नहीं है, लेकिन आपको इन्वायरमेंट वाले भी आकर पूछते हैं, नोटिस देते हैं। बिल्कुल देते हैं। और यहाँ पे बिजनेस करना बहुत मुश्किल हो गया। मैं फिर वही रोना रहूंगा, कानून जब तक नहीं होगा, कानून का अमल दरामद नहीं होगा, गवर्नमेंट की जो है वो पॉलिसीज जो है बिजनेसमैन के साथ बैठकर नहीं बनाई जाएगी, उस वक्त तक ना तो आपकी अनएम्प्लॉयमेंट कम हो सकती है, ना जो डिजायर रिजल्ट्स हैं वो मिल सकते हैं, ना ये आपका बिजनेस जो है वो ग्रो कर सकता है। अच्छा राणा साहब, मुझे ये बता दीजिएगा कि बिजनेस ग्रो नहीं कर सकता जब तक लॉ नहीं होगा, कोई पॉलिसी नहीं होगी। पॉलिसी बनाई जाती है आपके, मेरे ख्याल में मुझे याद होगा पिछले 6-7 महीने पहले भी आपका दरीना मुतालबा ये रहा कि हमें सोलर के लिए कर्जे दे दिए जाए। तो ये सोलर के लिए कर्जे अब तक क्यों छोटे एसएमई वाले कारोबारी हजरात को नहीं मिल सकते? बट साहब, अभी आप ये देखें कि पंजाब गवर्नमेंट ने एक ऐलान किया है कि हम तकरीबन 2 अरब का सोलर घरों को देंगे। हाँ, जो 200 यूनिट तक हैं। मैं कहता हूं कि आप ये 2 अरब का जो सोलर दे रहे हैं, ये हम ये नहीं कह रहे हमें फ्री दें, हम सिर्फ ये कह रहे हैं हमें बिला सूद लोन की सूरत में दिए जाएं। यही 2 अरब अगर हमारी इंडस्ट्री को दिया जाता है तो मैं समझता हूं कि फैसलाबाद की सारी इंडस्ट्री जितनी भी एम्ब्रॉयडरी है उसमें वो कवर हो जाती है। अगर वो उसमें कवर हो जाएगी तो देखें हम बिल्कुल बिजली यूनिट से रेट से फ्री हो जाएंगे, हमारी अर्निंग बढ़ेगी। हम ना सिर्फ अपने मजदूर की अर्निंग बढ़ाएंगे, उसको ज्यादा पैसे देंगे, मुल्क में खुशहाली भी आएगी, जो इन्वेस्टर है, जो कारोबारी कर रहा है, बंदा ताजर है, उसको भी पैसे मिलेंगे और उसके पास जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उनको भी पैसे मिलेंगे। गवर्नमेंट जब भी कोई पॉलिसी बनाती है उसमें जो उसके स्टेक होल्डर हैं, असल स्टेक होल्डर हैं, अगर उनके साथ मशावरत नहीं की जाती तो इसी तरह की पॉलिसीज फिर बनती हैं। अब भी ये देखें कि एक बड़ी अहम, मैं आपसे बात ये कर रहा हूं कि हमने गवर्नमेंट को बड़ी दफा ये कहा है कि हमारी जो मशीन है उसकी $47,000, 45 से $47,000 की मशीन हो गई है। वो 1,30,35 लाख की जो मशीन हो गई है। हम ये कह रहे हैं कि हमारे जो पार्ट्स हैं, यही मशीन पे अगर हम 8 से 10 लाख के पार्ट्स मंगवा के इसको दोबारा रिकंडीशन करते हैं तो ये वो जो मशीन $47,000 वाली है, 1,30,35 लाख की मशीन है, उसके बराबर ये वाली जाती है। हम ये कह रहे हैं कि पार्ट्स को ड्यूटी फ्री किया जाए, उनको टैक्स फ्री किया जाए। सारी दुनिया में ऐसा होता है कि जो रॉ मटीरियल है उसको हम मंगवा के यहाँ पे ना सिर्फ मुल्क का ज़र मुबादला, जो खतीर ज़र मुबादला है, हम चाइना से ये मशीनें मंगवा रहे हैं, उनको हम $47,000 से $45,000 जो है वो दे रहे हैं, उसकी बजाय हमें यही $5,000 से $6,000 से अगर ये काम कर सकते हैं, इससे ना सिर्फ मुल्क में नई टेक्नोलॉजी आएगी, मशीनें यही वाली जो हमारी कबाड़ में जा रही हैं ये दोबारा बिल्कुल रिकंडीशन हो जाएगी। बिल्कुल सही। $47,000 की अगर एक मशीन है, यानी 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ रुपए की अगर एक मशीन बनती है, अगर वो बाद में कौड़ियों के भाव बिकती है तो ये मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया है उन हजरात के लिए जो कि पॉलिसी मेकर्स हैं। मैं समझता हूं कि इसके ऊपर बहुत तवज्जो देने की जरूरत है।
राना अब्दुल गफूर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मियां तारिक साहब मौजूद हैं। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी। सिटी एट 10 में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद। राना अब्दुल गफूर साहब हमारे साथ मौजूद है, मियां तारिक साहब मौजूद हैं। गुफ्तगू कर रहे हैं हम मुआशी सूरत हाल के हवाले से और हुकूमत की जानिब से दी जानी फैसिलिटीज़ के हवाले से, सहूलियात के हवाले से। तो राना साहब आप बता रहे थे कि मशीनरी जो आप इम्पोर्ट कर सकते हैं उसके ऊपर कदगन लगाई गई है कि आप गालिबन आप नई इम्पोर्ट कर सकते हैं, पुरानी आप इम्पोर्ट नहीं कर सकते। अगर हम पुरानी इम्पोर्ट करते हैं, चूंकि हम अंडर डेवलप कंट्री हैं, तो हमारी जो कुव्वत खरीद है वो थोड़ी सी कम है कंपैरेटिवली। तो अगर हम पुरानी इंपोर्ट करते हैं, काम तो उसने भी वही करना है, प्रोडक्शन तो उसने भी उतनी निकालनी है। तो ये इजाजत क्यों गवर्नमेंट नहीं दे रही है? क्या सिर्फ अपने ज़र मुबादला को बढ़ाने के लिए इजाजत नहीं दे रही, या बिजनेसमैन को फैसिलिटी ना मिल जाए, उसको सहूलत ना मिल जाए, इसलिए इजाजत नहीं मिल रही? बट साहब, जो मैंने पहले आपको बात की थी, गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज बनती हैं ना, अगर उसके असल स्टेक होल्डर्स को साथ मशावरत नहीं की जाती ना, ऊपर जो ब्यूरोक्रेसी बनी हुई है, उन्होंने गवर्नमेंट के जो करता धरता उनके जहन में ये बात बैठा दी है कि जो कारोबारी तबका है ये टैक्स चोर है, ये टैक्स चोरी कर रहा है। अब ये देखें, पिछले दिनों एक मेरे दोस्त हैं, वो शटरलेस लूमें मंगवाना चाह रहे थे बाहर से, तुर्की से मंगवाना चाह रहे थे या किसी और से थी। अब वहां से जो चंद साल चली हुई लूम है हमारे लिए वो लेटेस्ट लूम है, वो उनको मिल जाती है। अगर वो लीगल तरीके से मंगवाते हैं तो उनको 26 से 27 लाख रुपए की जो है ना वो लूम पड़ती है। जब उन्होंने स्टेट बैंक से लोन के लिए अप्लाई किया तो स्टेट बैंक ने स्टेट फार्वर्ड से कहा जी कि हमारी पॉलिसी पुरानी मशीनरी के लिए है ही नहीं, अब नई मंगवाएं। अब नई आती है 2 करोड़ से ज्यादा की, वही लूम, उसने वही काम करना है जो 26-27 लाख वाली। अब यहां पे जो मैं आपको बात बताने जा रहा हूं, इंतहाई अफसोसनाक बात यह है कि वो पुरानी लूमें आ रही हैं, लेकिन वो लीगल चैनल से नहीं आ रही। वो आके यहाँ पे सेल भी हो रही हैं, लग भी रही हैं। अगर एक बंदा लीगल तरीके से गवर्नमेंट में अपनी वाइट मनी शो करके मंगवाना चाह रहा है तो उसको इजाजत नहीं है। अब वो किस तरह आ रही हैं? वो आ रही हैं कबाड़ के रास्ते। ये कबाड़ है जी, वो ड्राई पोर्ट पे आती हैं, वहां पर रिश्वत दे के उसको क्लियर करवा लिया जाता है। क्या ये गवर्नमेंट को इस बारे में नहीं सोचना चाहिए कि एक बंदा थ्रू प्रॉपर चैनल लीगल तरीके से मशीनरी बाहर से मंगवाना चाह रहा है, उसकी असल कीमत शो करके उसको हम नहीं लाने दे रहे, और वही चीज वो चोरी के रास्ते आने वाली उसको वो ले रही है। लोगों की इसी तरह ब्लैक मनी जो है ना वो बाहर जाती है, करप्शन के रास्ते खुलते हैं। मैं गवर्नमेंट को ये अपील करूंगा कि आप कोई भी पॉलिसी बनाते हैं, उस कम अज कम जो कारोबारी तबका है उसके असल बंदे जो हैं, जो एसोसिएशन के हेड हैं, उनके साथ मशावरत करें। मशावरत करके कोई पॉलिसी बनाएंगे, इससे ना सिर्फ मुल्क का फायदा होगा, इस कारोबारी तबके का भी फायदा होगा। बिल्कुल, कारोबारी तबके का भी फायदा होगा। और गवर्नमेंट को चाहिए कि कोई पॉलिसी आप बना रहे हैं तो कारोबारी हजरात के लिए बना रहे हैं ना, तो उनको एतमाद में तो लिया जाना चाहिए मेरे ख्याल में। ये तो एक बेसिक्स में से, इसमें तो कोई दोहराए भी नहीं है। तो ये सब मुझे बताइएगा कि हम सोलर पे कन्वर्ट हुए जी, इस साल में हम लोग जितना सोलर पे कन्वर्ट हुए हैं, माजी के सालों में इससे पहले इंडस्ट्री कभी भी सोलर पे इतनी कन्वर्ट नहीं हुई। इस हद तक कन्वर्ट हुए हैं कि बिजली की कंजम्पशन जो है वो फेस्को के बोर्ड पे कम हो गई है हमारी इंडस्ट्री की। तो आपने भी सोलर पे माशाल्लाह अपनी फैक्ट्री की, कोई फायदा पहुंचा? जी सर, बिल्कुल। हम तो इसीलिए शिफ्ट हुए थे कि कुछ बेनिफिट्स हो सकें, लेकिन गवर्नमेंट जो है उसने अपनी अर्निंग्स कमानी है, अपनी पॉलिसीज होती हैं गवर्नमेंट की। इन्होंने जो फिक्स चार्जेस होते हैं ना सर, पहले हमारे थे वो 20 से 25 हज़ार रुपये, वो मुख्तलिफ है। जितना आपका सैंक्शन लोड है, जितना आपका ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, उसके हिसाब से हर यूनिट के अलग अलग है। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मेरे 20 से 25 हज़ार आ रहे थे, पहले वो 12-15 हज़ार रुपये थे, फिर 25 हज़ार हो गए। तो ये 3-4 साल से 25 हज़ार थे, अब वो 1,90,000 रुपये इन्होंने फिक्स चार्जेस कर दिए हैं। आपने अगर यूनिट कम भी इस्तेमाल किए हैं तो आपको उस तरफ से ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। जितने यूनिट कम होंगे, आपके फिक्स चार्जेस जब वो बढ़ जाएंगे, टैक्सेस जो है उसमें रिलीफ कम होगी, टैक्सेस बढ़ जाएंगे, तो वो जितना बेनिफिट आपको मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। इस दफ़ा जो मेरे सिर्फ 5,500 यूनिट चले थे, बिल मेरा 5.5 लाख रुपये है, तो 106 रुपये का यूनिट पड़ रहा है मुझे। ये सिर्फ हैवी टैक्सेस और जो फिक्स कॉस्ट है उसकी वजह से। अगर आप चाहते हैं कि जो आपके छोटे छोटे मैन्युफैक्चरर हैं उनको आप बेनिफिट्स देना चाह रहे हैं, क्योंकि अगर मैं वही पहले हमारे 15,000 20,000 यूनिट चलते थे,
अगर 15-20 हज़ार यूनिट चलाऊंगा तो वो 70 रुपए पे आ जाएगा, 65 रुपए पे आ जाएगा फी यूनिट। अब मेरे सोलर की वजह से अगर मेरा बिल कम आ रहा है तो यूनिट कॉस्ट मुझे 106 रुपए कर रही है। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं। गवर्नमेंट अगर चाहे तो हमारे मैन्युफैक्चरर भी, इंडस्ट्री वाले भी और घरों वाले भी, इनको ग्रीन मीटर जो है, मैं कहता हूं सिर्फ ये ग्रीन मीटर ही फ्री लगा के दे दे, बाकी कुछ ना लगा कर दें, ग्रीन मीटर लगा दें। हमें ग्रीन मीटर इजीली लगा दें, बेशक इंडस्ट्री वालों से पैसे ले लें, घर वालों को फ्री लगा दें, वो सोलर भी लगवा लेंगे। तो यकीन करें जो हमने हैवी किस्म की जो बिजली हम खरीदते हैं, पिछले दिनों ने इन्होंने शोर मचाया था कि हम गवर्नमेंट जो है IPPs को जो गैर मशरूत माहदे किए हुए हैं वो कैंसिल कितने किए? आपके वो 106 थे, उनमें 5 बंदों के आपने मनसूख किए, बाकी तो सारे के सारे इंजॉय कर रहे हैं। और अलामती तौर पर आवाम को राजी करने के लिए 6 कर दिए ऐसे तो बाकी तो लोग जो है वैसे इंजॉय। और वो 6 वो थे जो सबसे कम कंट्रीब्यूशन है जिनका सिर्फ बराए नाम है। तो हमें महंगी बिजली जो है ना, इसने हमारे घरों को तबाह कर दिया। घरों से मुराद है मेरी लेबर को तबाह कर दिया है। मेरा वर्कर जो है वो जो 35-36 हज़ार, मुझे कोई भी वजीर, कोई भी आदमी जो इन्होंने अनाउंस की है 37,000 रुपया तनख्वाह, 37,000 में बजट बनाकर दिखाए और वो भी मिलती नहीं है मेरे सामने। वो गरीब आदमी हम लोग देते हैं। हमारे मैं बेशर की बात कर रहा हूं, ज्यादातर मुख्तलिफ तरीके होते हैं कि बेसिक है, हाउस रेंट है, हमारा जैसे है एक सैलरी है, उसमें हमारा डेली का एक बोनस हम इंक्रीज कर देते हैं उसमें हौसला अफजाई के लिए, और इसको तमाम चीज़ों को जमा करें तो हमारा वर्कर जो है 40,000 के करीब बनाता है, तो वो बन जाता है। तो अब ये है कि वो 40,000 में सरवाइव नहीं कर पा रहा। ये बहुत बड़ा आलमिया है, हमारी इंडस्ट्री के सुकड़ने का ये बहुत बड़ा आलमिया है। बंदे कहते हैं कि हमने अगर छोटे छोटे इलाकों से, देहात से लोग आए होते हैं तो वो यहाँ पे आकर रहते हैं, हम उनको रहायश भी देते हैं, सारा कुछ प्रोवाइड करते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि अगर हमने होटल पे खाना खाना है तो हमारा कम अज कम 15 से 20,000 रुपया खर्चा आ जाता है। तो जो बंदा 40,000 कमाएगा, 15-20 हज़ार यहाँ खर्चा कर जाएगा तो वहाँ पीछे घर वालों को क्या भेजेगा? इसलिए महंगाई जो है बेलगाम है। महंगाई सिर्फ कागजों में कम हुई है। आप छोटी छोटी चीजें, होटल पे चले जाएं, आप 37,000 रुपए में से एक मेजर पोर्शन तो बिजली के बिल ही खा जाते हैं। 20,000 रुपए बिजली का बिल आता है, 15,000, 20,000। अब गैस इतनी महंगी है, इन्होंने वो क्या फार्मूला गैस का लगाया हुआ, पहले 300-400 रुपया, 500 रुपया बिजली उसका गैस का बिल आता था, तो अब 4-5 हज़ार रुपया कम अज कम एक मजदूर का, जिसका चूल्हा चलता है 4-5 हज़ार रुपया उसका, तो जिसने गीजर वगैरह लगवाया हुआ है तो उसका 12-15 हज़ार रुपया गैस का बिल है। तो इतनी ज्यादा महंगाई होगी, आपकी इंडस्ट्री नहीं चलेगी। हमें अब इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज डॉलर से भी, बाकी टैक्सेस से भी बड़ा चैलेंज लेबर का है। हमें कुछ बचे ना बचे, हमें अपनी जो लेबर है उसको सरवाइव करना ही करना है कि इसको कम अज कम हम देखें कि किस तरह इसका 50-60 हज़ार रुपया बन रहा है, जिससे इसका घर का सर्कल सिर्फ सांस ले सके, चल भी ना सके, सिर्फ सांस ले सके, बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ जो है उसकी पूरी हो सके, रोटी, कपड़ा, मकान, ये सारी चीजें। अब जो फैसिलिटीज हैं, जो सहूलियात हैं, वो तो बहुत दूर की बात है। मेरे ख्याल में जिस्मो जहां का रिश्ता बरकरार रखना लेबर के लिए बड़ा मुश्किल हो गया, और उसमें आप अपना कंट्रीब्यूशन बहुत कर रहे हैं। मुझे पता है सनतकार जिस हद तक कोशिश कर रहा है कि वो एडवांस सैलरीज भी देता है, ऐसी ये इतनी बड़ी, हालांकि इंडस्ट्री डूब रही है, जी। उसके बावजूद भी आप उन लोगों को एडवांस सैलरीज भी देते हैं, उनकी गमी खुशी के अंदर कोई शादी आ गई तो उसमें बड़ा आप कंट्रीब्यूट करते हैं। तो ये बिलाशुबा इस नौयत के हालात के अंदर, ऐसे माशी हालात के अंदर अगर सनतकार इस तरह से अपने लेबर के साथ खड़ा है तो मुझे लगता है कि ये किसी जहाज से कम नहीं है। और खास तौर पर अगर इंडस्ट्री के बारे से बात करें, फैसलाबाद की इंडस्ट्री के बारे से बात करें, तो मैंने बेशतर ऐसे सनतकार देखे हैं जो अपनी लेबर को खुश रखने के लिए, उनको सेटिस्फाइड रखने के लिए सरतोड़ कोशिशें कर रहा है कि ताकि ना सिर्फ अगर वो खुश रहेगा तो उसकी 2 वक्त की रोटी उसकी बनती रहेगी, बल्कि इसके साथ साथ उसकी फैक्ट्री के अंदर नीडल भी चलती रहेगी। तो ये एक बड़ी जरूरत है, और अपना हिस्सा तो सनतकार रहा है, लेकिन हुकूमत का हिस्सा जो है, मेजर पोर्शन जो है वो खाली जा रहा है। तो ये एक सोचने की बात है, इसके ऊपर सोचने की, तवज्जो देने की जरूरत है। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। सिटी 10 में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ राना अब्दुल गफूर साहब मौजूद हैं, मियां तारिक साहब मौजूद हैं। गुफ्तगू कर रहे हैं हम कि किस तरह से फैसलाबाद के माशी हालात बेहतर हो सकते हैं, मजदूर किस तरह से खुश हो सकता है, सनतें किस तरह से बहाल हो सकती हैं। सनतकारों का शहर है,
और यहां पर सनती यूनिट्स जो है बंद हो रहे हैं। अफसोस के साथ कहना पड़ता है, ब्रेक पे जाने से पहले मियां साहब बता रहे थे कि 50% से ज्यादा एम्ब्रॉयडरी सेक्टर जो है वो बंद पड़ा है। वो सिर्फ इस वजह से बंद पड़ा है क्योंकि बिजली की कीमतें ज्यादा हैं, टैक्सेस ज्यादा हैं। टैक्सेस के वाले से अगर बात करें तो नासिब ये बताएगा कि बेजा टैक्सेस हैं, एक तरफ बेजा टैक्सेस हैं, 32 महकमों को आप डील कर रहे हैं, दूसरी जानिब आप सेल्स टैक्स की मद में करोड़ों रुपया जमा करवाने वाले सेक्टर हैं एम्ब्रॉयडरी सेक्टर, लेकिन उसके बावजूद सेल्स टैक्स चोरी भी हो रहा है। तो ये क्या वजूहत है इसकी? पर सब करोड़ों नहीं, आप अगर बात करें सिर्फ धागे की मद में 10 अरब सालाना एम्ब्रॉयडरी सेक्टर सिर्फ धागे की मद में दे रहा है सेल टैक्स। 10 अरब रुपया, मेरे पास पूरी फिगर है, कोई बंदा इसको चैलेंज करना चाहे तो मैं उसका जवाब दे सकता। धागे की मद में, सिर्फ धागे की मद में। उसके अलावा पार्ट्स अलहदा से हैं, जो मशीनरी हमारी आती है वो अलहदा से सारी चीजें हैं, लेकिन वो टैक्स सारा चोरी हो रहा है। धागे की सिर्फ एक आध कंपनी को छोड़ के जितनी भी बाकी कंपनियां हैं, मैंने बारहा ये बात की है, लास्ट गवर्नमेंट जो थी रजाक दाऊद साहब के साथ मेरी 1-to-1 मीटिंग हुई थी और बड़ा ब्रीफली हमने इस पे उनको बताया था कि किस तरह हो रही है, और वो बड़े हैरान हुए थे किस तरह भी हो सकता है। उन्होंने फिर मुझे सोल्यूशन पूछा, उन्होंने कहा आपने मसला तो अपना बता दिया। मैंने कहा जी आपको 25% भी जो सेल टैक्स हम दे रहे हैं वो गवर्नमेंट को नहीं पहुंच रहा। उन्होंने कहा इसका हल बताएं। मैंने उनको बड़ा सिंपल और वाज़ेह सा हल बताया था। मैंने कहा देखें, जिस तरह हम ग्रॉसरी खरीदते हैं, एक पानी की बोतल लेते हैं, कोल्ड ड्रिंक लेते हैं, उसमें उसकी कीमत के साथ इंक्लूड होता है सेल टैक्स। आपके बंदे जो हैं जिस फैक्ट्री से वो मैन्युफैक्चरर होती है वहाँ पे होते हैं, वहाँ से जब वो चीज़ निकलती है उसको मेक श्योर करते हैं कि इसमें हर चीज़ पे स्टैंप लगी हुई है, इतनी क्वांटिटी में ये चीज़ें बनी हैं, सेल टैक्स वहीं से कलेक्ट कर लिया जाता है। मैंने कहा कि आप हमारी भी जो धागे की कोन है उसके बॉक्स के ऊपर उसकी कीमत और उसका सेल टैक्स लिखें और उसको वहीं से काटें। इससे गवर्नमेंट को ना सिर्फ एक बहुत बड़ा रेवेन्यू मिलेगा, साथ ही हमारे सेक्टर पे जो एक छाप है, हमारे सेक्टर को एक कदगन लगाया हुआ है कि ये जी टैक्स नहीं देते जी, ये इनको पता चल जाएगा कि सिर्फ एम्ब्रॉयडरी सेक्टर से इनको कितना ज्यादा टैक्स। धागा कंपनियों का किबला भी दुरुस्त रहेगा। बिल्कुल। अब ये देखें ना, सिर्फ 3 से 4 या 5 लोग ऐसे हैं जो मैन्युफैक्चरर हैं धागे की कंपनियां, उनको वहां से आपको टैक्स कलेक्ट करना कितना ज्यादा आसान है। अब ये पाकिस्तान के तूलो अर्ज में एम्ब्रॉयडरी सेक्टर फैला हुआ है। अब तो आप ये देखें कि ये चित्राल तक और ये दीर तक, पेशावर में पहले ही था, ये अब नॉर्दर्न एरियाज में हुंजा तक एम्ब्रॉयडरी सेक्टर लग गए हैं और अफगानिस्तान में इस टाइम 200 एम्ब्रॉयडरी मशीन लग चुकी है। मैं ये बात कर रहा हूं कि एक ऐसा सेक्टर जो फल फूल रहा है पूरे पाकिस्तान में, आपको इतना बड़ा रेवेन्यू दे रहा है, आपने उसको इग्नोर किया हुआ है। साथ ही जो महकमों को बेलगाम किया हुआ है, हर महकमा हमारी फैक्ट्रियों में आता है। मैं पिछले दिनों एक बात बताता हूँ, प्रोफेशनल टैक्स की बात बताता हूँ कि हमारे जो फैक्ट्रियों में वो लोग आते हैं बोगस वोचर बना के, अगर कोई बंदा देखना चाहे, मेरे पास उनकी तस्वीरें भी हैं, फिजिकली तौर पर भी मेरे पास हैं। ये कौन सा महकमा? प्रोफेशनल टैक्स वाला। अच्छा अच्छा। प्रोफेशनल टैक्स वाले और बाकी भी जितने महकमे हैं वो सारे लोग आके वहां पे, लेबर वाला महकमा है दूसरा, वो आके ना सिर्फ सारी दुनिया में जो फैक्ट्री ओनर होता है उसको फैसिलिटेट किया जाता है कि वो कारोबार कर रहा है, वो लोगों को जॉब क्रिएटर है, रोजगार दे रहा है, गवर्नमेंट को टैक्स दे रहा है। लेकिन उसके बरक्स ये चीज है कि एक इंस्पेक्टर लेवल का बंदा आता है और हमें वो थाने की और पकड़ने की और गिरफ्तारियों की धमकियां देके चला जाता है। और आखिर में क्या होता है, ये मैं प्रोफेशनल टैक्स की बात बता रहा हूँ, 1500 रुपया जिस फैक्ट्री पे प्रोफेशनल टैक्स है वो 7,500-8 हज़ार की रसीद बना के जाली दे के 5,000 रुपया रिश्वत लेके चले जाते हैं। अब ये देखें, हम उनसे ये बात कहते हैं कि 1500 रुपये आप हमें दें, हम गवर्नमेंट के खाते में जमा करवाते हैं, लेकिन इस बात को डिस्करेज किया जाता है। सेल टैक्स की मद में भी यही है, जो लोग सेल टैक्स में रजिस्टर्ड हैं, जो लोग एक्सपोर्टर्स के साथ काम कर रहे हैं, जब वो धागा लेने के लिए चले जाते हैं तो उनको डिस्करेज किया जाता है। नहीं जी, डिस्करेज तो किया जाता है। मेरे ख्याल में साहब आप ये अपील, ये इल्तिजा, ये डिमांड जो है शब्बर जैदी के ज़माने से करते आ रहे हैं, और जितने भी इसमें वजीर वज़रा आए हैं और उनके सामने ये मसला रखा गया है कि आप ये सेल्स टैक्स गवर्नमेंट कमा सकती है और ये ज़र मुबादला जो है वो बड़ी मिकदार में एक गवर्नमेंट के पास आ सकता है। तो मियां साहब ये बताएगा कि सेल्स टैक्स की मद में जो ये मसाइल का सामना इनको करना पड़ रहा है, और आप तो अपनी तरफ से जमा करवा रहे हैं सब चीज़ें, वो चीज़ें गवर्नमेंट तक पहुंचती नहीं है, एक चीज़। दूसरा चीज़, आपका इतना बड़ा सेक्टर है जो कि जॉब क्रिएटर भी है, उसके बावजूद आपको मसाइल का सामना भी है।
तो एक आइडियल कंडीशन क्या आप बताते हैं नए साल में? साल 2025 एम्ब्रॉयडरी के लिए एक बड़ा अच्छा साल हो सकता है, अल्लाह ताला मेरी ज़ुबान मुबारक करे। लेकिन वो कैसे हो सकता है? पहला स्टेप क्या होगा? जो हमारी वजीर आला है पंजाब की मरियम नवाज साहिबा, बड़ी एनर्जेटिक हैं, बहुत ज़्यादा वो काम कर रही हैं, बहुत ज़्यादा मनसूबे बना रही हैं कि मैंने इस सूबे को किस तरह उठाना है। नो डाउट उसकी एफर्ट्स हैं, लेकिन जो उसकी टीम है ना, उसको ये चाहिए कि जो रियल स्टेक होल्डर है उनके साथ बैठा जाए और इन चीज़ों को ओवरकम किया जाए। अब बात टैक्सेस की कर रहे थे, आप देखिए कि आप भी आमतौर पे शॉपिंग करते हैं, होटलों में जाते हैं, तो एक प्राइस होती है चीज़ की, उसके नीचे टैक्सेस होते हैं और साथ में लिखा होता है 17% है, 16% है, या 22% है, 21% है, ये इसकी कैटेगरीज है। तो वो उसमें ऐड करके नीचे विद टैक्स उसकी एक प्राइस बन जाती है। तो हमारे धागा कंपनियां या स्पेयर पार्ट की कंपनियां, ये जो रजिस्टर्ड हैं वो भी, जो अनरजिस्टर्ड है वो भी, हमारी तकरीबन 95 to 98% जो दुकानदार हैं जिनसे हम परचेजिंग करते हैं वो अनरजिस्टर्ड है। अच्छा, कंफर्म अनरजिस्टर्ड है। वो क्या करते हैं, एक प्राइस बनती है, मेरी कौन की प्राइस है 170 रुपए, उसके ऊपर 22% फर्ज करें टैक्स है, तो वो इंक्लूड करके उसकी कीमत बनती है 208 या 210 रुपए फॉर एग्जाम्पल। तो वो उसकी प्राइस ही 210 लिख के तो आपको बिल बना कर देते हैं। आप उनसे कोई बात करें तो वो कहते हैं मेरे पास चीज़ ही नहीं है। आम तौर पे लोग जो है वो इतनी अवेयरनेस नहीं रखते, जो उनके साथ बहस करते हैं वो पॉइंट में आएंगे, वो 0.% होंगे, 0.1% लगा ले, 0.2% लगा ले। जो उनके साथ बहस करते हैं कि हमें ये चीज़ें दी जाएं, तो वो कहते हैं कि हमारे पास चीज़ नहीं है। बाकी लोग आते हैं जी 2 डब्बे दे दें, 4 डब्बे दे दें, ये प्राइस है, बस दे के चले जाते हैं। गवर्नमेंट तक ये टैक्सेस नहीं पहुंचते, हम टैक्सेस देते हैं। हम जो रजिस्टर्ड पर्सन है ना, उनको इतना तंग किया जाता है, इतना तंग किया जाता है ये लोग। हालांकि ये कि आप बैंक में पैसे पहले लगवा कर आए, वो स्लिप साथ में लेकर आए, हमारे अकाउंट में लेकर आए, तो बैंक में जाएं तो वहाँ बड़ा रश होता है। तो ये हमारे से चेक लें, क्रॉस चेक है तो वो क्रॉस चेक लें, उसके बाद में चीज़ें दें। जिस तरह अकाउंट चलते हैं, मैं एडवांस जमा करवाता हूँ। ये थोड़ी है कि अगर मैंने 12,570 रुपए की एक चीज़ लेनी है तो 12,570 मेरा बंदा अकाउंट में लगवाने जाए। वहाँ ये छोटी छोटी चीज़ें हैं सिस्टम के अंदर, हर्डल्स क्रिएट किए जाते हैं कि ये लोग जो है कानून के मुताबिक काम ना करें, अनलॉफुल तरीके से काम करें और इनकी अर्निंग ज्यादा से ज्यादा हो। अच्छा, वो अनलॉफुल के तरीके से काम करने का फायदा उन लोगों को ये होता है कि वो फिर उसके पर्क्स एंड बेनिफिट्स जो हैं वो अंडर द टेबल ले लेते हैं, और दिस इज हाउ द बिजनेस वर्क्स। तो इस तरह से कारोबार चलते रहते हैं। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद मत जाइएगा, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक जी। सिटी एट 10 में एक मरतबा फिर आपका होस्ट शराज भट्ट आपको खुशामदीद कहता है। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। राना साहब, मुझे ये बताएगा कि बिजली की कीमतों के अंदर बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी है। हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं कि बिजली की कीमतें कम होने जा रही, कितनी कम होगी, कैसे कम होगी, कंडीशनल कम होगी, कुछ शर्तियां कम की जाएगी, जैसा अभी शर्तियां कम की गई हैं कि पिछले साल से ज्यादा यूनिट आप इस्तेमाल करेंगे तो वो इजाफी यूनिट जो होंगे उसके ऊपर आपको सब्सिडी दी जाएगी। तो मेरे ख्याल में ये तो मजाक किया जा रहा है आवाम के साथ। तो बिजली की कीमतें क्यों बढ़ती चली जा रही हैं फ्रीक्वेंटली, और फिर उसके ऊपर शराइत हैं, आप उसके ऊपर इंस्टॉलमेंट नहीं करा सकते, नई कदगनें लगाई जा रही हैं। इसके साथ गैस की प्राइसेस बढ़ती चली जा रही हैं। तो जो प्राइसेस बढ़ रही हैं, इसकी वजूहात आपको क्या लगती हैं? क्योंकि गवर्नमेंट तो क्लेम करती है कि महंगाई तो कम हो रही है। बट साहब, ये जो आपकी गैस की और बिजली की कीमत बढ़ रही है, इसकी सबसे बड़ी वजह चोरी है, लाइन लॉसेस है। पहले हम सुनते थे जी कराची में कुंडा लगाया गया, जब एमक्यूएम का दौर था जी, वो डायरेक्ट कुंडे लगाए हुए हैं सारे। अब आप पंजाब में शहरों में तो शायद कम हो, देहात में चले जाएं, लाइनमैनों के साथ मिलके पूरी गर्मियां और पूरी सर्दियां लोगों ने कुंडे लगाए हुए हैं, एसी 2-2 3-3 चल रहे हैं, जिसकी वजह से लाइन लॉसेस हो रहे हैं। अब गवर्नमेंट उनको पकड़ नहीं रही। जब भी ये बात की जाती है कि जितनी भी ये तकसीमकार कंपनियां हैं इनको प्राइवेटाइज किया जाए, तो ये यूनियन उनकी सारी निकल आती है। नहीं, उसकी वजह यही है, इन लोगों की मंथलियां लगी हुई हैं। इस बात को कंट्रोल करें। जिस तरह मैंने पहले बात की थी कि सेल टैक्स हम दे रहे हैं, गवर्नमेंट तक पहुंच नहीं रहा, ये वाली बात है। अब ये देखें, मेरा गैस का बिल अगर फर्ज करें 1500 रुपया आया है, तो उसमें गैस के चार्जेस असल 200 रुपए हैं। बाकी जो है वो इन्होंने फिक्स चार्जेस की मद में, मैं एक दफा भी ना चलाऊं ना तो मुझे 900 रुपया उसका बिल आना ही आना है। एक यूनिट भी ना चलाऊं तो मुझे आना है।
अब इन्होंने यही किया, हमारे साथ भी यही किया है। जिस तरह मियां साहब ने पहले कहा है कि जो फिक्स चार्जेस हैं वापडा के, वो सैंक्शन लोड के हिसाब से 100 टाइम बढ़ा दिए गए हैं। जिसका 25,000 था वो 50,000। इसका मतलब है कि कोई बंदा अगर एक दिन भी अपनी मशीन नहीं चलाता, एक बल्ब नहीं जलाता, एक यूनिट भी इस्तेमाल नहीं करता, उसको 50,000 रुपया देना पड़ेगा फिक्स चार्जेस की मद में। अब इन्होंने पिछले दिनों कहा जी कि हमने वो जी बिजली सस्ती कर दी है। किस तरह की है? वो अल्फाज का एक हेर फेर था। इंडस्ट्री तो आपकी आधी रह गई है, वो 50% कैपेसिटी से चल रही है। पिछले साल से ज्यादा किसी ने इंडस्ट्री बड़ी तेजी चल रही हो तो जिसके पास 4 मशीनें थी उसने 8 कर ली हैं, तो अभी उसके यूनिट ज्यादा हो सकते हैं ना। लेकिन उसके तो पिछले साल अगर 5,000 यूनिट चला तो अभी चल रहा है 2,500 या 3,000 चल रहा है। तो वो किस तरह उसको वो बेनिफिट मिल सकता है? घर वाले भी इसी तरह हैं, उनको इतने बिल दे दिए हैं, अब तो वो एक एक लाइट, एक एक बल्ब को देखते हैं कि कोई एक्स्ट्रा चल ना रहा हो, कहीं एक यूनिट भी ना चल जाए। गवर्नमेंट, अब हम ग्रीन मीटर की तरफ आते हैं, सोलर की तरफ, जो सस्ती बिजली है, मुफ्त बिजली है, एक दफा की इन्वेस्टमेंट है, उसके बाद सुकून है। गवर्नमेंट डिस्करेज कर रही है, ग्रीन मीटर नहीं दे रही। फैक्ट्रियों को, घरों को इस टाइम जो है 2-2, 3-3 लाख रुपया जिनको लगाए हैं रिश्वत लेके, फिर वो दिए गई हैं। लोग अगर उसको इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अपने कारोबार को चलाने के लिए, लूम इंडस्ट्री है, बाकी इंडस्ट्री है, जितनी भी हमारा सेक्टर है, वो चलाने के लिए अगर उन्होंने कोई चीज बेच बाज के, गवर्नमेंट तो उस पर लोन नहीं दे रही, अगर उन्होंने लगा लिया है तो उसको डिस्करेज किया जा रहा है। डिस्करेज किया जा रहा है। अच्छा मियां साहब मुझे ये बता दीजिएगा कि अभी राज साहब ने बात की है सोलर के हवाले से, तो मैंने जैसे कहा कि सोलर का एक बड़ा बूम आया था, उसके बाद अब सोलर गायब है। अब लोग उस तरह से सोलर की तरफ अट्रैक्ट नहीं हो रहे जिस तरह से आज से 4-5 महीने पहले हो रहे थे। ये क्या वजह है? ये ग्रीन मीटर ही है? ये एक तो ग्रीन मीटर है, दूसरा हमारे मुल्क को ना मुख्तलिफ तरीकों से लूटा जाता है। जो कहीं पे भी चीज़ नहीं बनती ना तो वो पाकिस्तान में बनकर आ जाती है। तो इसी तरह जो आपकी प्लेट्स जो हैं वो तो पैनल तो सस्ते हुए हैं, साथ में इन्वर्टर जो है वो बड़े सब स्टैंडर्ड है, लोगों ने लोकल बनाकर दिए हुए हैं। जो चाइना से मंगवाए हुए हैं उनकी वारंटियां जो है कागजों में दी हुई हैं। लोग डिस्टर्ब बहुत हैं, और जिस तरह हर दौर में अगर जो भी काम शुरू होता है तो उसके करने वाले हजारों क्रिएट हो जाते हैं। एक मेरा दोस्त था जिससे मैं धागा लेता था, तो वो आजकल सोलर लगा रहा है। तो ये नॉन प्रोफेशनल लोग जो है वो सोलर लगा देते हैं, और तारें जो है वहां पे भी हेरा फेरी है। नदीम जनरल स्टोर प्लस सोलर वाला है। तो वो हर बंदा जो नॉन प्रोफेशनल लोग जो है ना वो सोलर लगा रहे हैं, इंस्टॉल कर रहे हैं, तो वो उनका कोई एसओपीज नहीं है। पहले भी एक दफा मैं आपके यहाँ पे आया था, तो मैंने कहा ये इतना बड़ा एक सेक्टर है सोलर वाला, तो गवर्नमेंट का इसके ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, इसके कोई एसओपीज नहीं है, इसकी कोई वर्कशॉप नहीं होती, लोगों को ट्रेनिंग दी जाए कि लोगों ने इंस्टॉल क्या करना है, इसके क्या क्या एसओपीज है। तो वो इसके वो ना इसी वजह से लोगों को प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा आ रही हैं। जो लोग सोलर लगा रहे हैं पूरी पूरी गर्मियों के, मेरे 4 माह वैसे ही गुजर गए। कभी आज ये इन्वर्टर नहीं चल रहा, आज जो है वो यूनिट नहीं बन रहे, आज ये प्रॉब्लम हो गई है, तो उनको फ़ोन करते हैं, वो 2-2 दिन आते नहीं है। गलत अगर उस कनेक्शन करके चले जाते हैं तो आग लग जाती है, इन्वर्टर ख़राब हो जाते हैं, वारंटी में बेचते हैं तो 10-10 दिन आते नहीं है, 15-15 दिन वापस नहीं आते। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं, और इन लोगों को पूछने वाला कोई नहीं है। पहले 50% एडवांस पहले पैसे ले लेते हैं, जब आपके घर से निकलते हैं उन पैसे ले लेते हैं, उसके बाद तो ये लोग आपको नजर भी नहीं आते। तो इस तरह की जब चीजें होंगी ना, तो गवर्नमेंट का कानून का होना आपके मुल्क में हर सेक्टर के लिए बहुत जरूरी है। जब तक ये नहीं होगा उस वक्त तक हम डिजायर रिजल्ट्स नहीं ले सकेंगे। ठीक है, ला कानूनियत जो है ना, ला कानूनियत वो एक सबसे बड़ी रीजन है जिसकी वजह से कोई भी बिजनेस हमारे यहाँ शुरू होता है वो उस तरीके से पाया तकमील तक नहीं पहुंच पाता जिस तरह से गवर्नमेंट ने डिजायर किया होता है, जिस तरह से उसको प्लान किया होता है। तो कोई भी मंसूबा इस वजह से पाया तकमील तक नहीं होता, उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस भी नहीं होता। तो सिर्फ मंसूबा शुरू कर देना जरूरी नहीं होता, उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस रखना, उसकी निगरानी करना, उसको नेविगेट करना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा मियां तारिक साहब का कि उन्होंने अपनी मसरूफियत में से वक्त निकाला हमारे लिए, और इसके साथ साथ मैं राना अब्दुल गफूर साहब का भी बहुत शुक्रिया जी करना चाह रहा हूँ कि जिस तरह मियां साहब ने कहा है कि मरियम नवाज जो हैं वो बड़ी एनर्जेटिक हैं, वो बड़ा करना कुछ चाह रही हैं, पंजाब के लिए कुछ करना चाह रही हैं। मैं उनको ये दावत देता हूँ मुख्तलिफ चैम्बर्स का वो दौरा करें, मुख्तलिफ चैम्बर्स का दौरा करें, और जो असल स्टेक होल्डर है उनसे डायरेक्टली बात करें, उनकी प्रॉब्लम्स पूछें, ना कि वहां पे बैठ के ब्यूरोक्रेसी की फीड की हुई चीजों के ऊपर फैसले करें। अगर वो कुछ करना चाह रही हैं, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है वो करेंगी भी,
तो वो असल लोगों के साथ मिलें, उनकी प्रॉब्लम्स पूछें। मैं कहता हूं इस टाइम अगर कुछ काम हो रहा है तो सिर्फ पंजाब में हो रहा है। पंजाब में हो रहा है। मेरे ख्याल में चैम्बर्स को विजिट करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, वजीर आला के तौर पर उनको विजिट करना चाहिए। अपने होस्ट शिराज भट्ट को भी इजाजत दीजिए, शो का वक्त खत्म हुआ चाहता है। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज।